20 दिसंबर 2025 दिल्ली में एक ऐसा डिबेट हुआ जिसमें पूरे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। 2 घंटे का डिबेट ब्रेक डाउन कर देंगे। ऐसा स्कोर कार्ड दूंगा जिसको आप दुनिया के किसी भी डिबेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजा में इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट में जावेद साहब ऑलमोस्ट रो दिए थे और लोग पूरे हिल गए थे कहीं ना कहीं। जावेद साहब ये कहते हैं इंसान बेस्ट ऑफ क्रिएशन है। बार बार इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे। पूरे आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक चीज का रिप्लाई दिया, कम से कम 2 देने होते हैं, मैं 0 दे रहा हूँ, आप उनको जो देना चाहे दे सकते हैं। इतने सारे बच्चे मार दिए गाजा में और उन्होंने बोला कि भाई मोदी जी जो है कम से कम वो इतना लिहाज तो रखते हैं। मोदी जी से अगर आप जॉब मांगे और मोदी जी आपको जॉब नहीं दे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी एग्जिस्ट नहीं करते। वहां पर जो लोग बैठे हुए थे ऑडियंस में प्लेजर ले रहे थे ऐसे कोटेशंस देने के या फिर नंबर्स बताने के। आई डोंट नो व्हाट। वो ये कहते हैं कि अगर रेप होगा तभी पता चलेगा कि औरत की इज्जत करनी है। ये वाला पॉइंट है जिसके बाद से पूरा I am a Muslim, that does not mean I will score Shamail on the basis of what I feel. शमाइल साहब हमें ये कहते हैं स्क्रिप्चर्स की जो बात है हम किसी और राउंड पे डिस्कस कर देंगे, वो आज का टॉपिक नहीं है, जो कि बहुत सही जवाब था। लेकिन फिर एक छोटी सी स्लिप होती है यहाँ पर। शमाइल साहब गॉड के विजडम को समझाने लगते हैं। फ्री विल का जब टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया वहां पर सेकंड स्लिप हो गया। यहाँ पर 5th वाले पॉइंट पे शमाइल साहब कंटिंजेंसी को ले आए जिसने तबाह कर दिया पूरा डिबेट। एविडेंस, लॉजिक, बर्डन, ये 3 चीजें हैं, इसकी वजह से ही कोई जीतता हारता है। फाइनल स्कोर है जो हाथ उनके ऐसे हिल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई वो कांप रहे थे, वो डर गए। ही इज एन एजेड पर्सन, दिस इज डिसरिस्पेक्ट। शमाइल साहब ने उनका हाथ अपने सर पे रखा ताकि रिस्पेक्ट दिखा सकें। जावेद साहब के अंदर बहुत गट्स हैं बिकॉज इंडिया इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। अगर उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट नहीं रखा होता तो आज इस देश में कोई क्रिटिकली नहीं सोच रहा होता। इंडिया में कहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है एक खतीब को या फिर एक स्कॉलर को बात करने का, जो लखनऊ से पढ़ के पूरे इंडिया के मदरसे का स्टेटस को हाई करे कि भाई ये सब भी हो रहा है, ये सब भी पढ़ाई हो रही है। ये जो कर सकते थे ना सिर्फ शमाइल साहब थे। Nobody else could have done it better except 20 दिसंबर 2025 दिल्ली में एक ऐसा डिबेट हुआ जावेद अख्तर साहब और शमाइल नदवी साहब के बीच में, जिसमें पूरे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। मैं दिल्ली से हूँ इसीलिए बहुत मैटर करता है मुझे। मैं वहाँ पर नहीं था, मैंने मिस कर दिया। मैं अभी इस समय आयरलैंड में हूँ। पिछले महीने ही मैंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से ग्रेजुएशन किया है। मैं चाहता था कि मैं वहाँ पर हूँ, लेकिन 2026 में एक बहुत बड़ा इवेंट है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन कॉन्फ्रेंस आयरलैंड में, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है स्पीकर्स को लेके आने की। आई कुड नॉट लेट गो ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउएवर इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे जो आप चाहते हैं। आपने पूछा कि अगर आदिल भाई वहाँ पर होते तो क्या करते। आज हम साथ में पूरे डिबेट को ब्रेक डाउन कर देंगे। 2 घंटे का डिबेट, आपको एक ऐसा एनालिसिस दूंगा और उसके साथ साथ ऐसा स्कोर कार्ड दूंगा जिसको आप दुनिया के किसी भी डिबेट या लेक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्पिरिचुअल हो, जर्नलिज्म हो, वो फिलॉसफिकल हो, हिस्टोरिकल हो या पॉलिटिकल हो। अगर आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग है तो इसी स्कोर कार्ड के माध्यम से आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और आप देख सकते हैं क्लियरली एज थ्रू एज अ क्लास कि एक्चुअली में वहाँ पर हो क्या रहा है। मैं ज़रूर इस वीडियो को रिकमेंड करूँगा हर एक इंसान को पूरे कंट्री में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक। अब आप पूछेंगे कि भाई आप कौन होते हैं जज करने के लिए या स्कोर देने के लिए इस डिबेट को। ऐसे डिबेट्स में जहाँ पर कोई जज नहीं बैठा होता और कोई विनर अनाउंस नहीं किया जाता, वहाँ पर सिर्फ एक ही जज होता है, मैं और आप। वहाँ पर सिर्फ ऑडियंस ही जज होती है। ये एक सोलो एपिसोड है। अगर आपको गेस्ट एपिसोड्स देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ पर कैटेगरीज मिल जाएंगी। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो हम लोग इस वीडियो में हर एक आर्ग्यूमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे टॉपिक और सब टॉपिक्स में। उसके बाद हम उसको एक स्कोर कार्ड के ज़रिए स्कोर करेंगे और फाइनली डिसाइड करेंगे अनबाइज्ड कि इस डिबेट को एक्चुअली जीता किसने। उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैं एक कमेंट्री दूंगा, सबसे पहले शमाइल साहब के ऊपर, फिर जावेद साहब के ऊपर, एंड देन द Q&A, द क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि बहुत छोटी सी कमेंट्री रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग डिबेट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। आपको याद रखना है कि किसी भी डिबेट को देखते टाइम आपको सेगमेंट्स और स्ट्रक्चर अगर नहीं पता होगा तो स्कोरिंग में भी दिक्कत आएगी, और अगर स्कोरिंग में दिक्कत आएगी तो आपको जज करने में और पॉइंट्स को क्रिटिकली सोचने में दिक्कत होगी। इसीलिए याद रखिए, जब आपको मॉडरेटर बताए सेगमेंट्स क्या हैं तो उसको बहुत ध्यान से सुने। तो मैं उसको क्विकली रिपीट कर देता हूँ। इस डिबेट में टोटल 5 सेगमेंट्स थे। सबसे पहला सेगमेंट राउंड 1, जिसके अंदर सब सेगमेंट था आर्ग्यूमेंट और रिबटल,
आर्ग्यूमेंट का मतलब आप अपनी बात कहें, रिबटल का मतलब आप जवाब दें। राउंड 2 के अंदर भी आर्ग्यूमेंट और रिबटल था। आर्ग्यूमेंट 7 मिनट का था और रिबटल 5 मिनट का। तो राउंड 1 और राउंड 2 ख़त्म होने के बाद आ जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जहाँ पर प्रेशर टेस्ट होता है एक्चुअली में, क्योंकि स्पीकर्स को आमना सामना करना होता है। आप सवाल पूछिए, आप जवाब दीजिए, आप बीच में टोकिए, फिर आप कुछ पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। एक्चुअली में पता चलता है कि कौन कितना प्रेशर को झेल सकता है। सो दैट्स द क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि 16 मिनट का था। उसके बाद आ जाता है क्लोजिंग आर्गुमेंट, मतलब अपनी पूरी बात को ख़त्म करना। दोनों को मौका दिया जाएगा। 5-5 मिनट का टाइम यहाँ पर डिसाइड हुआ था। और फाइनली Q&A, जो कि सबसे लंबा टाइम था 30 मिनट का। मैं 30 मिनट का Q&A स्कोर नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी चेंज हो गए थे। बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस थे और बहुत घटिया भी। स्कोर नहीं करें तो बेहतर है। अब स्कोरिंग कैसे करनी है, बहुत सिंपल है। आपको 5 लॉजिक टैग्स का इस्तेमाल करना है। इसको पेपर पे स्कोर कार्ड के बगल में लिख लीजिए। सबसे पहला है एविडेंस। क्या आर्ग्यूमेंट में कोई कॉन्क्रीट फैक्ट था? क्या एक साइंटिफिक फैक्ट था? क्या एक एम्पेरिकल एविडेंस था जो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास आज है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते? हम उसको एविडेंस कहते हैं और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है। ये 2 नंबर का है। उसके बाद आता है लॉजिक। क्या आर्ग्यूमेंट्स में रीज़न था? एक लॉजिक टैग बेसिकली कंक्लूजन तक लीड करता है, कंक्लूड नहीं करता। उसके बाद हम आ जाते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। अरे भाई, किसको क्या प्रूफ करना है, क्या वो कर पा रहा है? डज गॉड एग्जिस्ट? शमाइल साहब कह रहे हैं गॉड एग्जिस्ट, जावेद साहब कह रहे हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सो बर्डन ऑफ प्रूफ है या नहीं है, और अगर है तो क्या वो उसको प्रूफ कर पाए या नहीं कर पाए? तो उस आर्ग्यूमेंट को हम बर्डन से भी जज करेंगे। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट आंसरिंग। डायरेक्ट आंसरिंग का मतलब है मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने उसका जवाब दिया या नहीं दिया, दैट्स इट। उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनली क्लैरिटी पे। अगर किसी भी आर्गुमेंट में क्लैरिटी होगी तो वो कंसिस्टेंट होगा, ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा होगा। इवन दो वो पूरे ऑफ टॉपिक चला चुका है सब्जेक्ट से, लेकिन जो वो कह रहा है उसमें गड़बड़ नहीं कर रहा। मतलब हम बैठ के मान लो कोई डिबेट देख रहे हैं जिसमें एक बंदा जो है 1 2 3 4 से सीधा XYZ पे आ जाता है, तो वो क्लियरली सेंस नहीं बनाएगा। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट क्लैरिटी इज़ ऑल अबाउट। क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो स्पीकर क्या रहा है? तो इन 5 टास्क के ही ज़रिए आप डिसाइड करेंगे कि स्कोरिंग कैसे करनी है। 5 मार्क्स, 6 सेगमेंट्स, टोटल नंबर्स आर 30। याद रखें, एविडेंस कैरीज 2 मार्क्स, बाकी के सारे टैग्स कैरी 1 मार्क। एविडेंस है तो 2 पॉइंट लिख दीजिए। अब अगर मान लीजिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो आपने -1 कर दिया। लेकिन जो बाकी के तीनों टैग्स थे, लॉजिक, डायरेक्ट आंसरिंग और क्लैरिटी, उसको जस्टिफाई कर दिया उसने, तो फिर भाई सीधा 5 पॉइंट आ जाएंगे उसको। दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग एविडेंस। जैसे ही किसी ने फुल स्कोर किया, जो कि बहुत रेयर है, तो हम 6 के बजाय कैप लगा देते हैं और उसको 5 ही लिखते हैं। एक बार आप समझ गए ना, आप उसको भूलेंगे नहीं। आई एम अ मुस्लिम, दैट डज नॉट मीन दैट इन दिस वीडियो आई विल स्कोर शमाइल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई फील और व्हाट आई बिलीव। इस वीडियो के ज़रिए हम समझ पाएँ कि हम बायस्ड हैं या अनबायस्ड। और आपको कोई भी अगर चीज़ गलत लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड दिस इज जस्ट अ पर्सनल स्कोर। इट्स नॉट अबाउट डिसाइडिंग हु इज गोना विन और नॉट, इट्स जस्ट अबाउट डिसाइडिंग हाउ टू थिंक इन द फ्यूचर। दैट्स ऑल। लेट्स बिगिन स्कोरिंग। सबसे पहला राउंड 1 आर्ग्यूमेंट 1, 10 मिनट का, जिसका टाइटल है द रोल ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग इन डिबेटिंग गॉड्स एग्जिस्टेंस। ये पूरा जो सेगमेंट है 6 मिनट 30 सेकेंड से लेके 15 मिनट 57 सेकेंड्स तक जाता है। आप रियल वीडियो में जाके देख सकते हैं। शमाइल साहब के इंट्रोडक्शन आर्ग्यूमेंट में टोटल 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड और फाउंडेशन डिबेट का क्या होगा, जिसमें वो समझाते हैं कि साइंस, रेवोल्यूशन और ऑब्जर्वेशन को हम स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, क्योंकि साइंस जो है वो खुद कहती है कि भाई हमारे पास वो टूल्स नहीं है जो हम लोग फिजिकल मैटर्स को कैलकुलेट कर सकें। फिर उसके बाद वो कहते हैं रेवोल्यूशन, क्योंकि कुरान फॉर मी वुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल एविडेंस। ठीक है, याद रखिए, एम्पेरिकल एविडेंस में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें स्कोर भी करना है। लेकिन उन्होंने कुरान को यहाँ से हटा ही दिया, इसीलिए क्योंकि जावेद साहब इस पर यकीन नहीं रखते, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे। फिर वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर प्लास्टिक को मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक वहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप गलत टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हम इन आँखों से गॉड को नहीं देख सकते, इट्स द रॉन्ग टूल, डज नॉट मीन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इनका थर्ड था। पॉइंट 2, इंटेलेक्ट, रीजनिंग एंड लॉजिक। क्या स्टैंडर्ड रहेगा, यानी कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिबेट में प्रूव करने के लिए कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्स, वास्टनेस एंड एक्सपेंशन। अब वो कहते हैं कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है और वास्टनेस है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वो एक मिसाल देते हैं कि एक अगर पिंक बॉल आइलैंड में हो, उसको एक्सपैंड किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना बड़ा हो गया और आप सवाल ही भूल जाएं कि वो एक्चुअली में वहाँ पर आया क्यों था। तो इनका पॉइंट सिर्फ इतना था कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक पिंक बॉल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये पिंक बॉल कहाँ से आई, यूनिवर्स कहाँ से आई, ये सवाल नहीं बदलेगा। फोर्थ पॉइंट, वो कहते हैं कि जावेद साहब डिस्कशन में सिर्फ यही चीज़ कहेंगे, मतलब वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो क्या करने वाले हैं। वो कहेंगे मुझे नहीं पता, या तो वो कहेंगे कि ये खुद ही से बन गया। गॉड ऑफ गैप्स, यानी कि पुराने ज़माने में हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास कि लोग जो है वो जुपिटर या मार्स की पूजा करते थे, लेकिन एक्चुअली में वो तो एक प्लैनेट है, तो इसका मतलब गॉड नहीं है, जो कि गलत है। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस को बता देना कि सही प्रोसेस क्या है, नेचुरल फिनोमेना क्या है, उससे ये नहीं प्रूव हो जाता कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उससे सिर्फ ये प्रूव होता है कि जो प्रोसेस है वो क्या है, प्रोसेस का क्रिएटर क्या है वो नहीं प्रूव होता। यहाँ पर फिफ्थ वाले पॉइंट पे शमाइल साहब कंटिंजेंसी को ले आए। जिसने तबाह कर दिया पूरा डिबेट। एनीवेज, कंटिंजेंसी का मतलब आप समझ गए होंगे अभी तक। आई टेल यू व्हाई इट्स फनी, बिकॉज लोगों ने वैसा कर दिया है। अब हम क्या है कि हम लोग वीडियोस बना रहे थे बहुत टाइम से, हम इस्तेमाल कर रहे थे ऐसे वर्ड्स या लॉजिक। अब जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए जीना हराम हो गया है, क्योंकि हर कोई कहेगा आदिल भाई कंटिंजेंट का मतलब उर्दू में अगर समझा देते तो 200-300 लोगों ने अभी डीएम कर दिया ऐसी मजाक में। एनीवेज, कंटिंजेंसी का मतलब समझ जाएंगे कि हर एक चीज़, मान लीजिए एक रिमोट है यहाँ पे, ये एक पेन है यहाँ पे, ये एक फिजिकल मैटर है। ये याद रखिए कि ये एक फिजिकल एग्जिस्टेंट मैटर होना चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए कंटिंजेंसी के लिए। ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको तो मैंने, इंसान ने बनाया है। ठीक है, इंसान को किसने बनाया, उनके पेरेंट्स ने, वहाँ से वी गॉट प्रोड्यूस्ड, उनके पेरेंट्स ने, ऐसे चलते जाए चलते जाए चलते जाए। हर चीज़ का एक कॉज होता है, ऐसे ही कोई पैदा नहीं हो जाता। और ये होता है कंटिंजेंसी आर्गुमेंट, दैट वी आर डिपेंडेंट, एवरीथिंग दैट वी सी दैट इज इन द फिजिकल स्टेट और मैटर इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। कॉन्सेप्चुअल रियलिटी नहीं है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 ये आप इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो एक फिजिकल रियलिटी है। इसका मतलब ये कि 1 कुछ नहीं होता, लेकिन 1 पेन कुछ होता है, यानी कि ये फिजिकल मैटर। जैसे 200 पेन्स कुछ होता है, सिर्फ 200 कुछ नहीं होता भाई। 200 क्या, ये कंटिंजेंसी है। ठीक है, और वो कहते हैं कि मुझे कोई एग्जाम्पल दे दो अगर आपको इसको डिस्प्रूव करना है, दैट्स द चैलेंज। मैं यहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैं कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर जावेद साहब को अपना पॉइंट रखना है और कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट को डिस्प्रूव करना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि वो एक रीज़न दें जो इसको तोड़ सके। दैट्स इट। आई विल एक्सेप्ट इट, यू विल एक्सेप्ट इट, एवरीथिंग। तो हमें ये देखना है कि स्टैंडर्ड ये रखा गया, आर्ग्यूमेंट ऑन नेसेसरी बीइंग। जावेद साहब ज़रूर ये कहेंगे कि गॉड पे क्यों रुकते हो, जब हर चीज़ का एक क्रिएटर है तो गॉड का भी क्रिएटर होगा। लेकिन जो कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट है वो एग्जिस्ट करता है एक और आर्ग्यूमेंट के साथ। ये कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, जिसको हम इनफिनिट रिग्रेस कहते हैं। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज़। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज़ का मतलब ये कि अगर एक का क्रिएटर दूसरा का क्रिएटर तीसरा का चौथा पांचवा ऐसे चलता गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं नहीं रुकेंगे। और अगर हम कहीं नहीं रुक पा रहे, इसका मतलब हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई स्टार्ट ही नहीं हुआ कुछ, राइट। सो आई होप इट मेक्स सेंस। इन्फिनिट रिग्रेस और कंटिंजेंसी का आर्ग्यूमेंट पूरे डिबेट को इसी पे किया गया है, पूरा डिबेट इसी पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया, और आप ढूंढिएगा आप कि इसका रीज़न कहाँ है, जावेद साहब ने दिया या नहीं दिया। वी आर गोना डू इट टुगेदर। ठीक है, फाइनली पॉइंट नंबर 7, शमाइल साहब अपना आर्गुमेंट ख़त्म करते हैं। कहते हैं कि आई वांट अ रिक्वेस्ट, अगर आपको कंटिंजेंसी और इन्फिनिट रिग्रेस का कोई भी तोड़ मिले या फिर कोई ऐसा रीज़न मिले जो आप बता सकें कि हाँ भाई ये इसीलिए वैलिड नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। इसको कहते हैं बर्डन डाल देना। ठीक है, तो अब हम क्विकली स्कोर करेंगे। ऐसे करके ये पूरा आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाता है 10 मिनट का, और हम क्विकली अब स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। जो यूनिवर्स एक्सपेंशन की बात करी गई थी, जहाँ पर एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स, ठीक वैसे ही जैसे एक बॉल का एग्जाम्पल दिया गया, दैट कुड बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस, नॉट एन एम्पेरिकल वन, दैट इज़ 1 out of 2 फॉर एविडेंस राइट नाउ। दूसरा एनालॉजी जो मुझे सही लगा वो मेटल डिटेक्टर और प्लास्टिक वाला था, कि आप ऑब्जर्व को कैसे एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या फिर एक एविडेंस बना सकते हैं, जबकि ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को कैपेबिलिटी अगर हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। आई थिंक दैट इज़ 2 out of 2 फॉर एविडेंस। उसके बाद लॉजिक के लिए मैं उनको एक पॉइंट दूंगा, दैट विल बी बिकॉज उन्होंने जो नेसेसरी बीइंग की बात करी, उन्होंने जो इन्फिनिट रिग्रेस का जो कॉन्सेप्ट समझाया, वो लॉजिकली बहुत करेक्ट है। इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस।
और उसके साथ साथ कंटिंजेंसी का भी जो आर्गूमेंट उन्होंने रखा वो लॉजिकली करेक्ट था। दैट इज़ वन फॉर दैट। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली उन्होंने बहुत आसानी से अपना पॉइंट रख दिया कि देखिए भाई, अगर आपको मुझे गलत साबित करना है तो आपको बताना ही पड़ेगा कि इसका तोड़ क्या है, कंटिंजेंसी का, इन्फिनिट रिग्रेस का। एंड ही वाज पुटिंग ऑन द बर्डन वेरी केयरफुली। क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने बताया स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, अपने आर्गूमेंट को रखा, उसके बाद एंड में बोला कि भाई आप इसको तोड़ के दिखाइए। तो आई थिंक इज़ वेरी क्लियर। डायरेक्ट आंसरिंग के लिए 0 देते हैं क्योंकि कोई आंसर करने वाली चीज़ थी भी नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आई थिंक गिविंग अ 0 इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ इवेंचुअली कमिंग अप टू 5। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गिव 5 out of 5 फॉर द फर्स्ट आर्गूमेंट। रीजंस आई हैव गिवन इट टू यू। आप अपने पेपर पे लिख सकते हैं। याद रखिए कि जैसे ही मैं सब टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया सबसे पहला सब टॉपिक स्टैंडर्ड्स एंड फाउंडेशन ऑफ डिबेट, फिर मैंने आपको साइंस, रेवोल्यूशन और ऑब्जर्वेशन के बारे में जब बता दिया तो आप उसको लिख सकते हैं प्लस या माइनस। प्लस प्लस का मतलब 2 पॉइंट्स विच इज़ एविडेंस, प्लस का मतलब कोई भी, यू कैन जस्ट पुट एनी टैग देयर दैट यू वांट टू, जो भी आपको ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, राउंड 1 आर्गूमेंट 2 जो जावेद साहब का था उस पर आ जाते हैं। 10 मिनट का टाइम था उनके पास। एक्सप्लोरेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम्स एंड द नेचर ऑफ जस्टिस, ये टॉपिक रखा है मैंने इस पूरे सेगमेंट का। ये एक्चुअल डिबेट में 16 मिनट 16 सेकेंड से स्टार्ट होता है और 26 मिनट्स 24 सेकेंड्स पे जाके ख़त्म हो जाता है। आप जाके चेक कर सकते हैं। 11 सब पॉइंट्स दैट समराइजेज द होल ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट जावेद साहब प्रेजेंटेड। सबसे पहला था अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। जावेद साहब कहते हैं कि भाई मैं साइंस को ज़्यादा अच्छे से समझता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा कॉमन सेंस पे रिलाई करता हूँ। इस चीज़ को मैं कमेंट्री से वाले सेक्शन पे रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। अभी हम लोग स्ट्रिक्टली डिबेट पे ही स्टिक करेंगे। दूसरा टॉपिक है एंशिएंट फिलॉसफीज़ एंड चैलेंजिंग बिलीव्स। यहाँ पर वो ये समझाते हैं कि कैसे एंशिएंट ग्रीक और इजिप्शियन फिलॉसफीज़ ने कॉन्फिडेंटली बोला था कि जुपिटर और मार्स गॉड है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई ये सब चीज़ें बकवास है, इट्स एक्चुअली अ प्लैनेट, एंड दैट वाज हिज पॉइंट। तो बेसिकली वो हिस्टोरिकल एविडेंस को लेके आए, तो आप एविडेंस के लिए 1 पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं। फेथ वर्सेस बिलीफ, जावेद क्वेश्चंस द नेचर ऑफ फेथ वर्सेस बिलीफ। वो समझाना चाहते हैं कि भाई फेथ जो है उसका तो कोई विटनेस नहीं है, गवाह नहीं है, कुछ रैशनल नहीं है। बिलीफ जो है हाउएवर, वो एग्जांपल देते हैं कि भाई मैंने नॉर्थ कोरिया नहीं देखा, लेकिन क्योंकि विटनेस है, गवाह है, तो फिर जाहिर सी बात है वो वहाँ पर है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि बिलीफ और फेथ में फ़र्क ये है कि बिलीफ के पास एक विटनेस होता है, गवाह होता है, रीज़न होता है, एविडेंस होता है, लेकिन फेथ जो है ऑलवेज ऑलवेज, ये नोट करिए, फेथ हमेशा बिना विटनेस, एविडेंस, रीज़न, लॉजिक, रैशनल के होता है। ये उनका क्लेम था। ठीक है, अगला 4th पॉइंट, यूनिवर्स एंड मिस्ट्रीज। शमाइल साहब को वो कहते हैं कि भाई आपने सिर्फ बॉल पे ध्यान दिया, आपने आइलैंड पे ध्यान दिया ही नहीं। उनका बस ये पॉइंट था कि भाई बॉल पे सोच रहे हो, आइलैंड के बारे में भी सोचो, और यूनिवर्स में इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनके बारे में भी सोचो, अटक मत जाओ कि एक ऐसी चीज़ है जिसने सबको बनाया है करके। 5th पॉइंट, रैंडमनेस ऑफ बर्थ। वही कहते हैं कि भाई हम तो स्पर्म थे, रैंडमली पैदा हो गए। एक स्पर्म था जो एग से चिपक गया और हम पैदा हो गए। प्लान्ड एग्जिस्टेंस मेरा ही नहीं था। दैट इज़ हाउ रैंडम आई वॉज बॉर्न एंड दैट इज़ हाउ रैंडम द यूनिवर्स इज। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये उनका एक पॉइंट था जो उन्होंने रखा। अगर आप यहाँ पर उनको स्कोर करना चाहते हैं लॉजिकली तो कर सकते हैं। आई पर्सनली वुडेंट, बट आई वुड काउंट दैट एविडेंस, जो हिस्टोरिकल एविडेंस उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड डज गॉड एग्जिस्ट सपोर्ट करने के लिए दिया। एनी अदर एविडेंस बाय द वे जाहिर सी बात है हम उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वी कैन काउंट। 7वां पॉइंट, ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स ऑफ जस्टिस। वो ये कहते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर दर्द देने लगता है क्योंकि हमने खाना नहीं खाया, तो हम उसको जेल में नहीं डालते क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जस्टिस सिस्टम इंसानों का बनाया हुआ है, यही उनका पॉइंट था। 8th पॉइंट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। वो कहते हैं कि इंसान ने ही ट्रैफिक रूल्स और पनिशमेंट्स वगैरह वगैरह बनाए हैं, वरना ऐसा कोई जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोगों ने ही आपस में डिस्कस करके ऐसा बनाया। फिर वो 9th पॉइंट पे आ जाते हैं, रिलीजन एंड जस्टिस। इस वाले पॉइंट पे जावेद साहब कहते हैं कि देखो जो नेचर है वो यही है इंसान का कि वो कुछ बना देता है। फिर वो कहते हैं रिलीजन भी जो है वो उसी जस्टिस सिस्टम को फॉलो करता है जो इंसान ने बनाया है। नेचर का एक्चुअली में कोई जस्टिस सिस्टम है नहीं। ठीक है, उसके बाद वो 10th पॉइंट पे आ जाते हैं, क्रिटिक ऑफ रिलीजियस फेथ। वही कहते हैं कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है रिलीजन का, वो यही फोकस करता है कि कैसे आपको यकीन करवा दे हमारे जस्टिस सिस्टम में, और उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये उनका 10th पॉइंट था। और फाइनल पॉइंट ये था, रिलीजन एज अ स्प्रेडिंग इन्फ्लुएंस। जावेद साहब कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि एडिक्शन जैसा ही है रिलीजन। अगर आप 2 घूंट लोगे तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा और वो फैलता है कैंसर की तरह। तो अब हम आ जाते हैं स्कोरिंग की तरफ। एविडेंस के लिए 1 out of 2 बिकॉज वो जो एक पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई पुराने ज़माने में ग्रीक फिलोसफर्स गॉड को
इस तरीके से मानते थे, वो आई थिंक सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेट करता है, इसीलिए एक देना है। मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हाँ भाई उससे अभी भी तो शमाइल साहब ने बताया कि आप प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, लेकिन विल काउंट दैट एज वन एविडेंस नॉट फुल। ओके, विल गिव दैट 1/2। इसमें 11 पॉइंट्स में इनफॉर्मल एरर्स थे और लॉजिकली वीक था उनका जो पॉइंट था। हम लोग रैंडमली पैदा हो गए हैं और जो जस्टिस सिस्टम है और वो रिलीजन के बारे में जो बात करने लग गए। आई थिंक कि रिलीजन से रिलेटेड अगर टॉपिक होता कि ब्लाइंडेड बाय फेथ, ब्लाइंडेड बाय रिलीजन, तो वो फुल मार्क्स लेके आ जाते लॉजिक में। लेकिन क्योंकि डज गॉड एग्जिस्ट वाला टॉपिक है और आप रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस। जस्टिस सिस्टम से आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए। बर्डन ऑफ प्रूफ 0/1, उन्होंने कुछ भी प्रूव नहीं किया। कंटिजेंसी, इन्फिनिटी, रिग्रेस, जो भी इन पे पॉइंट्स रखे गए थे, जो शमाइल साहब ने मांगे थे, उसका कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ 0/1। तो क्या उन्होंने डायरेक्ट आंसर किया? यस। सबसे पहला जो था फाउंडेशन फॉर डिबेट, जो सबसे पहला सब पॉइंट था शमाइल साहब का, उसको उन्होंने रिप्लाई किया ये कह के कि भाई मेरी साइंस की नॉलेज तो बहुत वीक है। दैट वाज द फर्स्ट रिप्लाई। दूसरा रिप्लाई जो उन्होंने दिया वो यूनिवर्सेस वास्टनेस एंड एक्सपेंशन, जो पॉइंट नंबर 3 था शमाइल साहब के आर्गूमेंट से, उसका रिप्लाई उन्होंने दिया यूनिवर्स एंड मिस्ट्रीज, जो पॉइंट नंबर 4 था जावेद साहब के आर्गूमेंट में, जो मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें वो बॉल के बारे में कंपेयर करते हैं कि भाई बॉल के बारे में सोच रहे हो, आइलैंड के बारे में भी तो सोचो। तो आई थिंक दैट वाज अ रिप्लाई, फॉर दैट विल गिव हिम अ 1। जाहिर सी बात है इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी, इसीलिए हमने लॉजिकल से वहाँ से पॉइंट हटा दिए और इनको यहाँ पर पॉइंट दे दिया, और एविडेंस में हमने सिर्फ 1 दिया, लॉजिकल में हमने उनको 0 दिया। माई स्कोर देन बिकम्स एविडेंस के लिए 1, लॉजिक के लिए 0, बर्डन के लिए 0, डायरेक्ट आंसरिंग के लिए 1 एंड क्लैरिटी के लिए 1। तो डैट इज़ एक्चुअली 3/5। तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स में शमाइल साहब अभी लीड कर रहे हैं 5/5 एंड जावेद साहब 3/5। ऐसा चलते नहीं जाएगा बाय द वे, आप आगे देखते जाइए। अब आ जाते हैं राउंड 1 रिबटल 1 पे, जो कि 7 मिनट का था। शमाइल साहब ने बोला एग्जामिनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ कंटिजेंसी, डिज़ाइन एंड मोरालिटी इन फेथ एंड बिलीफ। ठीक है, तो ये अगर आप डिबेट पे आप जाएंगे तो 26 मिनट 38 सेकेंड से स्टार्ट होता है और 31 मिनट 22 सेकेंड पे एंड हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको क्विकली समराइज करता हूँ। इस आर्ग्यूमेंट में टोटल 6 पॉइंट्स रखे शमाइल साहब ने। सबसे पहला टॉपिक कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट। शमाइल साहब आर्ग्यू करते हैं कि जुपिटर और मार्स वो गॉड नहीं थे, इसीलिए क्योंकि वो कंटिजेंट थे, वो फिजिकल बीइंग थे, फिजिकल मैटर्स थे, इसीलिए वो कंटिजेंट थे। और इसका मतलब ये कि उनको किसी और पे डिपेंड करना था, इसीलिए गॉड नहीं थे। एंड द डिस्कशन इज एक्चुअली अबाउट द नेसेसरी बीइंग दैट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली, नॉट अबाउट प्रूविंग अदर रिलीजन्स। लॉजिक काउंटर था और उसके साथ साथ डायरेक्ट क्लैरिटी, यानी कि उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एंशिएंट फिलोसफीज एंड चेंजिंग बिलीव्स, विच वॉज पॉइंट नंबर 2 एज अ सब टॉपिक इन जावेद साहब्स आर्ग्यूमेंट, उसका रिप्लाई उन्होंने यहाँ पर कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट, जो कि पॉइंट 1 है, यहाँ पे दे दिया है। फेथ वर्सेस बिलीफ, शमाइल साहब हाईलाइट्स द रिचर्ड डॉकिंस डिस्कस फेथ एंड बिलीफ सिमिलरली, बोथ कैन बी रॉन्ग एंड बोथ कैन बी राइट। वो सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ट्रूथ एंड फॉल्स, दैट्स व्हाट डिसाइड्स। ये आप जो कह रहे हैं ना फेथ एंड बिलीफ, आप फेथ मानिए या बिलीफ मानिए, याद रखिए मैंने वहाँ पर कहा था कि जावेद साहब कह रहे हैं फेथ हमेशा गलत होता है, लेकिन शमाइल साहब ये कह रहे हैं कि फेथ सही भी हो सकता है और फेथ गलत भी हो सकता है। द थर्ड पॉइंट इज डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट। डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट में शमाइल साहब समझाते हैं कि अगर जावेद साहब एक पार्क में जाते हैं और वहाँ पर फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ लिखा रहता है आई लव जावेद, तो उसको देखते ही वो ज़रूर ये कहीं ना कहीं सोचेंगे कि वाह, जिसने भी बनाया है काफ़ी अच्छा बनाया है, ना कि ये कि वो खुद से बन गया। तो ये एग्जांपल वो इसीलिए देते हैं क्योंकि जावेद साहब पिछले वाले आर्ग्यूमेंट में फेथ को स्टूपिड कहते हैं कि भाई कोई लॉजिक, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन वो ये समझाना चाहते हैं कि फेथ गलत भी होता है अगर आप उसी फ्लावर्स को ये माने कि भाई वो अपने आप बन गया, दैट इज़ ऑल्सो अ फेथ। फिर पॉइंट नंबर 4 में वो कंटिजेंसी ऑफ यूनिवर्स के बारे में फिर से रिप्लाई करते हैं। वो क्लैरिफाई करते हैं कि जो बॉल का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है वो इसीलिए था ताकि वो आइलैंड क्यों एग्जिस्ट करता है ये प्रूफ कर सके, ना कि ये कि उनका ध्यान आइलैंड पे नहीं गया। आइलैंड और बॉल दोनों कंटिजेंट हैं, दोनों किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, और यूनिवर्स भी जो है फिजिकल बीइंग वो किसी चीज़ पे एग्जिस्ट करता है जो फिजिकल रियलिटी है। फिफ्थ पॉइंट, मोरालिटी डिबेट। शमाइल साहब ये समझाते हैं कि देखिए जस्टिस सिस्टम के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, जो इंसान ने बनाया है वो सब्जेक्टिव मोरालिटी का एग्जाम्पल है, ना कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। सब्जेक्टिव मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के बीच में फ़र्क क्या है वो इस डिबेट में शमाइल साहब
आई थिंक बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट्स समझा नहीं पाए, जो मैं कमेंट्री सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब दूंगा। लेकिन सब्जेक्टिव मोरालिटी का जो एग्जांपल जावेद साहब दे रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि जो ड्राइविंग है, ब्राइबरी सिस्टम है, जो कुछ भी है इंसानों ने जो बनाया है अपने फिजिबिलिटी के लिए, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से, जैसे रेप या मर्डर, इन सब से बहुत अलग हैं। उसको एज अ टूल या एविडेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते ये प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई जो मोरालिटी है वो गॉड से नहीं इंसानों से ही आती है। सब्जेक्टिव मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का डिटेल्ड कमेंट्री बाद में आएगा। 6th पॉइंट, एडिक्शन एनालॉजी। शमाइल साहब कहते हैं कि जावेद भाई आपने जो ये कहा कि 2 पैग अगर आप रिलीजन का लेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, तो वो ठीक वैसा ही है एथियज़म के साथ भी। अगर आप 2 पैग एथियज़म का लेंगे तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि आप उसको भी ग्रो होने मत दीजिए, उसके लिए भी आप काउंटर्स दीजिए, रीजंस दीजिए, वरना ऐसे ही बिना रीज़न के आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जाएंगे आपकी तरफ से और कोई डिबेट का एंड नहीं आएगा। दैट्स हाउ ही कंक्लूडेड द होल सेगमेंट। अब आ जाते हैं क्विकली स्कोरिंग की ओर। तो अपने पेपर पेन उठा लीजिए और जो 5 टैग्स थे उनकी तरफ देखिए, और जो स्क्रीन पे आपको 6 सब टॉपिक्स दिख रहे हैं उनको देखिए और फिर स्कोरिंग स्टार्ट करिए। सबसे पहला एविडेंस, 2 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं दूंगा 1, क्योंकि उन्होंने जो परसुएसिव एनालॉजीज इस्तेमाल करी, फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में बताया, कंटिजेंसी का एग्जांपल बताया, जो बॉल और आइलैंड से रिलेटेड रिप्लाई दिया उन्होंने। फिर उन्होंने रिचर्ड डॉकिंस को जो कोट किया कि भाई मुझे पता है ये रेफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं आपकी तरफ से, और फेथ और बिलीफ के बारे में जो उन्होंने समझाया कि देखो फेथ गलत और सही दोनों होता है। गूगल पे आप चेक कर सकते हैं फेथ का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ वेरी एक्यूरेट व्हाट ही सेड, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है फेथ बेसिकली अ ट्रस्ट इन समथिंग इवन विदाउट प्रूफ। इवन का मतलब है कि उसके साथ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं लिखा विदाउट प्रूफ, जस्ट विदाउट प्रूफ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्लियर है कि हाँ फेथ सही और गलत दोनों तरफ होता है, सिर्फ गलत की तरफ नहीं होता। सो आई थिंक दैट इज़ 1 मार्क। 1 मार्क आई विल नॉट गिव हिम इन द एविडेंस, जो बेसिकली 2 हो जाता, वो इसीलिए क्योंकि अभी भी कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं आया है। अभी तक जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंटिजेंसी और इन्फिनिट रिग्रेस, और अभी इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली मोरालिटी से रिलेटेड, अभी इसमें डिटेल में नहीं गए वो, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट या फिर इस सेक्शन में दैट्स नॉट वेरी क्लियर। सो या वी डोंट हैव एन एम्पेरिकल एविडेंस एंड आई थिंक कि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। 1 आउट ऑफ 2 राइट। लॉजिक से रिलेटेड जो उन्होंने मोरालिटी डिबेट पॉइंट नंबर 5 में अपना आर्ग्यूमेंट रखा वो काफ़ी लॉजिकल लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सिस्टम इंसानों ने बनाया है वो सब्जेक्टिव है, और जो सिस्टम हमारे अंदर नेचुरली पैदा हुआ है, या फिर जो हमें नेचुरली समझ में आता है, वो दुनिया की कोई भी कंट्री हो, जैसे मर्डर करना गलत है, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। एंड आई थिंक लॉजिकली इट्स वेरी ट्रू दैट जावेद साहब ने कोशिश करी कि सब्जेक्टिव मोरालिटी के बेसिस पे वो आर्ग्यूमेंट जीत जाएं, जो कि इलॉजिकल था। सो दैट्स लॉजिक 1 पॉइंट। बर्डन, उनको उसके लिए भी मैं 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये फिर से बताया कि भाई आपने नॉन कॉन्टेंजेंट एग्जाम्पल्स नहीं दिए और इन्फिनिट रिग्रेस से रिलेटेड जो चैलेंजेस थे उसको मीट नहीं किया है। एंड आई थिंक वो पॉइंट उनको फिर से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक हमें उसका आंसर मिला नहीं है, और वो बर्डन उन्होंने बिगनिंग में ही डाल दिया था। तो वी आर स्टिल वेटिंग कि जब तक वो आर्ग्यूमेंट को फिर से टैकल नहीं करेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ का पॉइंट उन्हें मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इफ ही मेंशन्स इट ओनली देन, वरना नहीं दूंगा। क्या उन्होंने जवाब दिए जावेद साहब के, अभी देखते हैं। तो उन्होंने बेसिकली 5 जवाब दिए। सबसे पहला, एंशियंट फिलोसफीज़ एंड चैलेंजिंग बिलीफ्स, जो सब पॉइंट नंबर 2 था जावेद साहब के आर्ग्यूमेंट में, उसका रिप्लाई उन्होंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट पॉइंट नंबर 1 में दे दिया। दूसरा रिप्लाई उन्होंने दिया फेथ वर्सेस बिलीफ, जो डेफिनेशन था सब टॉपिक नंबर 3, उसका रिप्लाई उन्होंने फेथ वर्सेस बिलीव एंड डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट दोनों में दे दिया, राइट। तो 2 and 3 सब पॉइंट्स वर एक्चुअली द आंसर्स फॉर फेथ वर्सेस बिलीफ, पॉइंट नंबर 3 फॉर जावेद अख्तर साहब। तीसरा जवाब था यूनिवर्स एंड मिस्ट्रीज, विच वाज पॉइंट नंबर 4 फॉर जावेद अख्तर्स आर्ग्यूमेंट। उसका जवाब इन्होंने कंटिजेंसी ऑफ यूनिवर्स सब पॉइंट नंबर 4 में दे दिया है। फिर चौथा रिप्लाई उन्होंने दिया रिलीजन एंड जस्टिस, जो कि सब पॉइंट नंबर 9 था। उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा मोरालिटी डिबेट पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि आर्ग्यूमेंट का क्लियर आंसर था। फिर पॉइंट नंबर 5 रिलीजन एज स्प्रेडिंग इन्फ्लुएंस, जो कि सब पॉइंट 11 था। इसका जवाब एडिक्शन एनालॉजी में दे दिया, जो कि पॉइंट नंबर 6 था हमारे इस आर्ग्यूमेंट के सब सेक्शन में। सो जस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आई एम डूइंग स्टफ। मैं देख रहा हूँ कौन से पॉइंट का किसने क्या रिप्लाई किया, और उसके बाद ही मैं डायरेक्ट आंसरिंग में उनको पॉइंट 1 दे रहा हूँ। क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, उसके लिए भी उनको मैं 1 दूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत क्लियर था
और कंसिस्टेंट थे वो अपने फ्रेमिंग में, और हमें जाहिर सी बात है समझ में आया। तो द सम टोटल फॉर दिस राउंड वुड बी 5। तो याद रखिए, अगर आपको ये टाइम स्टैम्प देखना है तो मैंने टाइम स्टैम्प कभी आपको बिगिनिंग में ही आर्ग्यूमेंट के बता दिया था कि क्या टाइम स्टैम्प है। आप जाके आर्ग्यूमेंट फिर से देख सकते हैं, अपने हिसाब से स्कोर दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले राउंड में शमाइल साहब के ने 5 ले लिए हैं पॉइंट्स। जावेद अख्तर साहब के जो आर्ग्यूमेंट में हम देखेंगे, उन्होंने वहाँ पर 3 आउट ऑफ 5 स्कोर किया था। वापस हम शमाइल साहब के रिबटल राउंड पे आ गए, वहाँ पर उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव फॉर नाउ। राउंड 1 रिबटल 2, ओके, जो कि 7 मिनट का था। मैंने इस वाले आर्ग्यूमेंट का टाइटल दिया है क्वेश्चनिंग गॉड थ्रू साइंस, हिस्ट्री एंड ह्यूमन रीजन। ठीक है, अब ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्चुअल डिबेट वाले वीडियो में 31 मिनट्स 38 सेकंड्स से लेके 38 मिनट्स 35 सेकंड्स तक है। तो अगर आप चाहें तो फिर आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और मेरे सब पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो एज अ समरी, टोटल 7 सब पॉइंट्स हैं इस वाले सेक्शन में जो हमारे सामने जावेद अख्तर साहब ने रखे। तो वो कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट, नेचर लैक्स मॉरल ऑर्डर। तो ये हाईलाइट करते हैं कि शमाइल साहब एग्री कर रहे हैं कि नेचर के अंदर जस्टिस सिस्टम नहीं है। वो ये इसीलिए नोट करना चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये ह्यूमन क्रिएशन है, नेचर के अंदर नहीं है, वो इंसानों ने बनाया है, जबकि दैट इज़ नॉट लॉजिकल बिकॉज उन्होंने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और सब्जेक्टिव मोरालिटी को डिफाइन कर दिया था। दूसरा पॉइंट वो रखते हैं ह्यूमन इंजीनियर डिज़ाइन, क्रॉस पॉलिनेशन का जो एग्जांपल देते हैं वो कहते हैं कि जो डेकोरेटेड फ्लावर्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन से बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल हैं, और इंसान जो है वो कैपेबिलिटी रखता है कि वो उसको डिज़ाइन कर सके। पहले नहीं कर सकता था, लेकिन अब ह्यूमन प्रोग्रेस के हिसाब से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, और हम लोग फ्लावर्स को रेस कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन से अगर आप डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट को बीट करना चाहते हैं, दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि वो आई लव जावेद नेचुरली नहीं लिखा। थर्ड पॉइंट, फेथ वर्सेस इंक्वायरी। सो जावेद साहब ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप जो हो ना वो क्वेश्चन नहीं करने देते, आपका जो फेथ है वो सवाल करने से रोकता है, और वो इसीलिए है क्योंकि आप लोग चाहते नहीं हैं कि लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएँ। आप उनको पहुंचने से पहले रोक देते हैं, आप बोलते हैं कि भाई यही सही है, यही मानो, और रीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चौथा पॉइंट था क्वेश्चनिंग डिवाइन इटर्निटी। जावेद साहब गॉड की इटर्नल एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं भाई अगर ये यूनिवर्स से पहले कुछ नहीं था और गॉड थे सिर्फ, तो गॉड उस टाइम कर क्या रहे थे? मतलब वो उस टाइम में जमाई ले रहे थे, वो बस कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे, ही वॉज डूइंग नथिंग। सो द होल पॉइंट इज़ वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस टाइम में इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस फॉर मी टू इमेजिन गॉड डूइंग नथिंग। दैट वाज हिज आर्ग्यूमेंट। देन द पॉइंट 5 दैट जावेद अख्तर साहब क्लेम्स इज लिमिट्स ऑफ रिलीजियस क्लेम्स। जावेद साहब ये कहते हैं कि भाई आपको इतना सब कुछ पता है, आप सब जानते हैं एज ए रिलीजियस पर्सन ये दुनिया कैसे बनी, कहाँ से आई, वगैरह वगैरह, लेकिन आप डायनासोर एग्जिस्ट करते थे ये बात नहीं जानते थे। तो ये पॉइंट वो रखते हैं कि भाई आप लोग के जो रिलीजियस क्लेम्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। पॉइंट नंबर 6, हिस्टोरिकल रिलीजन वर्सेस साइंस। बर्नार्ड रसल का एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि भाई साइंस और फेथ का हमेशा से ना 36 का आंकड़ा रहा है, यानी कि साइंस पूरी कोशिश करता है प्रोग्रेस करने की, लेकिन फेथ आ जाता है बीच में और कहता है कि भाई देखो आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, आपको अगर जीन हम पैदा कर रहे हैं किसी जगह पे, जीन बेसिकली जो डीएनए का पार्ट होता है, हम अगर बना रहे हैं तो आपको नहीं करना है, हाउ कैन मैन डू दिस, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि भाई जब इंसान बनाना चाह रहा है दूसरे इंसान को तो बनाने दो, बना लेगा तो क्या हो जाएगा। फिर वो एक एग्जांपल देते हैं, वेटिकन में एक फतवा जारी हो गया था स्टीम इंजन्स के अगेंस्ट। 7th पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, फ्रॉम एंशिएंट बिलीफ टू साइंटिफिक इंक्वायरी। 7वां पॉइंट सिर्फ ये था कि भाई देखो आप स्टिक करो इंक्वायरी करने पे। पुराने हिस्टोरिक एविडेंसेस हमने दिए कि लोग गलत हो गए थे, अपने गॉड से रिलेटेड जो भी बिलीव रखते हैं उसको प्रूव नहीं कर पाए थे, वो इलॉजिकल निकल गए। तो वैसे ही आप अपनी लिमिटेड नॉलेज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दिस वॉज द कंक्लूजन। स्टार्ट स्कोरिंग। एविडेंस 1 आउट ऑफ 2। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिक एग्जाम्पल्स दिए, साइंटिफिक एग्जाम्पल दिए, यानी कि रसल का जो रेफरेंस उन्होंने दिया, वेटिकन के बारे में जो उन्होंने बताया, और जो एनालॉजीज दी फ्लावर्स की कि हाँ भाई हम इंसान जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन और ये सारी चीज़ें करने लग गए हैं, और बेसिकली हम जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग प्रोग्रेस कर सकें जो पहले हम नहीं कर पाते थे, और फ्यूचर में हम एबिलिटी रहेगी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने की जो आज हमारे पास नहीं है। आई वुड स्टिल स्कोर दैट 1, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 2, क्योंकि अभी भी वो गॉड से रिलेटेड कुछ प्रूव नहीं कर पाए। यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया जो गॉड से रिलेटेड हमें पुश कर सके। हाँ, लेकिन ह्यूमन प्रोग्रेस से रिलेटेड उन्होंने हमें कुछ फैक्ट्स बताए।
दूसरा लॉजिकल चेन 0, क्योंकि देखिए सेवरल मूव्स इन दिस आर्ग्यूमेंट दे रिलाइड ऑन क्वेश्चंस दैट वर वेरी वेरी वीकली आंसर्ड. आई वुड से दैट what was God doing before is a stupid question. It was a very very stupid question. वो conclude कर रहे हैं कि God उस समय क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, तो God exist नहीं करता. It makes no logical sense to me. If it makes sense to you, आप 1 दीजिए, मैं 0 दे रहा हूँ और मैंने रीज़न आपको बता दिया. Burden of proof 0 out of 1. बर्डन था उनके ऊपर कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट का, इन्फिनिट रिग्रेस का. वो अभी तक टैकल ही नहीं करना चाह रहे. वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखो भाई रिलीजन ने ये किया, जबकि रिलीजन टॉपिक ही नहीं है. डायरेक्ट आंसरिंग, उसके लिए मैं जावेद साहब को 1 पॉइंट दूंगा, इसीलिए क्योंकि उन्होंने 3 चीज़ों का जवाब दिया. सबसे पहला मोरालिटी डिबेट पॉइंट नंबर 5 जो शामाइल साहब ने हमें बताया था अपने पिछले आर्ग्यूमेंट में, उसका जवाब उन्होंने नेचर लैक्स मॉरल ऑर्डर पॉइंट नंबर 1 में दिया. जवाब सही हो या गलत हो उसकी बात नहीं हो रही है, उन्होंने जवाब दिया, उसको कोट किया, इसके लिए पॉइंट्स दिए जा रहे हैं. डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट पॉइंट नंबर 3, उसका भी जवाब ह्यूमन इंजीनियर डिज़ाइन पॉइंट नंबर 2 में दे दिया. और लास्टली उन्होंने जो रिप्लाई किया वो है कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट विच वॉज पॉइंट नंबर 1, उसका रिप्लाई इन्होंने क्वेश्चनिंग डिवाइन इटर्निटी पॉइंट नंबर 4 में दे दिया. जाहिर सी बात है, सही हो या गलत हो इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे स्कोरिंग के टाइम में उन्होंने उसको कोट किया, रिप्लाई करा, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई 1 फॉर डायरेक्ट आंसरिंग. एंड फाइनली क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी 1 पॉइंट उसका भी, क्योंकि यहाँ भाई वो अड़े हुए हैं, बिल्कुल ही अड़े हुए हैं कि देखो आर्ग्यूमेंटेशन मेरी उसी तरफ जाएगी कि मैं कंसिस्टेंटली स्टिक करूँगा. मेरा बिलीफ टोटली ये है. मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को कि देखो मुझे लगता है कि हर चीज़ को सवाल करना ज़रूरी है, रुको नहीं कहीं पर भी, और इसको सवाल करने के लिए रोका जाता है, विच वॉज़ कहीं ना कहीं जो कुछ भी है सही है गलत भी है. लेकिन हाँ वो क्लैरिटी तो है उनकी बात में कि भाई देखो मैं इस वाले पॉइंट को रखना चाह रहा हूँ. वो पॉइंट गलत है लेकिन कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल गए कि क्या बोलना था, क्या हो रहा है. क्विकली राइट इट डाउन. जावेद साहब इज़ 3 out of 5. Once again, I'm trying to be as unbiased as possible. मैं सिर्फ एज अ मुस्लिम अपना व्यू नहीं, नॉन मुस्लिम्स एथियस्ट जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको अगर कहीं लग रहा होगा पॉइंट होना चाहिए, उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ. लॉजिकली नहीं, एविडेंस के तौर पे नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स बर्डन, डायरेक्ट आंसरिंग एंड क्लैरिटी के थ्रू, जो कि एक यूनिवर्सल फाउंडेशन है, तो वहाँ पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे. एंड जाहिर सी बात है इसीलिए जावेद साहब को कम से कम लोग सुन भी रहे थे, वरना दैट वुड बीन हॉरिबल. एनीवेज, राउंड 1 इज़ नाउ ओवर. वी आर स्टार्टिंग राउंड 2. आर्ग्यूमेंट 1, 7 मिनट का आर्ग्यूमेंट. शमाइल साहब स्टार्ट करते हैं. फिलोसफिकल डिफेंस ऑफ गॉड थ्रू कंटिजेंसी, रीजन एंड बर्डन ऑफ प्रूफ. ठीक है, ये वाला आर्ग्यूमेंट 38 मिनट्स 54 सेकेंड से लेके 46 मिनट 1 सेकेंड तक का है, आप जाके देख सकते हैं. उसके सब टॉपिक्स टोटल 13 हैं. फेथ डिफाइंड. शमाइल साहब कहते हैं कि जावेद साहब बार बार एजर्ट कर रहे हैं कि मुझे फेथ का मतलब आपने बताया नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, उसका सही भी हो सकता है फेथ, गलत भी हो सकता है, और आप ट्रुथ और फॉल्स पे ज़्यादा ध्यान दें. आप उसको फेथ कहें या बिलीफ कहें, हम डज गॉड एग्जिस्ट पे फोकस करें तो बेहतर है. और हाँ, फेथ का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और वो फेथ को डिफाइन करते हैं बेसिकली कि वो सही भी होता है गलत भी होता है. दूसरा, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग एथियज्म. ये है अगला पॉइंट. शमाइल साहब ये कहते हैं कि हर किसी को क्वेश्चन करने का हक है और वो किसी को रोकते नहीं. जो रोकते हैं रिलीजन्स वो गलत करते होंगे, मैं तो नहीं रोकता. इनफैक्ट मैं तो आपसे भी सवाल करूंगा. रिलीजन से ही सवाल नहीं होगा, एथियज्म से भी सवाल होगा. इसी के तहत वो अगले आर्गुमेंट पे आते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा कंटिजेंसी अनआंसर्ड रह गया. सो दैट सब पॉइंट इज़ कॉल्ड कंटिजेंसी अनआंसर्ड. वो नोट करते हैं कि जावेद साहब ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है. फिर पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं यूनिवर्स एज अ कॉन्टिजेंट बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस. वो कहते हैं देखिए ये जो यूनिवर्स है वो बाउंड है टाइम और स्पेस से. एनीथिंग दैट इज इनटू अ फिजिकल रियलिटी इज बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस. पॉइंट नंबर 5, स्कोप ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. शमाइल साहब ये कहते हैं, आपने जो एग्जांपल दिया है कि डायनासोर्स की बातें रिलीजियस बुक्स में नहीं है, वो वैसे ही बात हो गई जैसे मैथमेटिकल किताब में आपको डायनासोर के बारे में कुछ पढ़ने को नहीं मिला. इसका मतलब बस ये है कि आप गलत बुक पढ़ रहे हैं. अगर आपको डायनासोर्स के बारे में जानना है तो नेचुरल प्रोसेसेस और साइंटिफिक बुक्स पढ़िए. गलत बुक उठाएंगे, गलत सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसका कुछ लेना देना नहीं है आर्ग्यूमेंट से. वो ये कहते हैं कि जो गॉड की बुक है वो गॉड के बारे में बताने के लिए, उनकी मॉरालिटी को, मेटाफिजिकल रियलिटी को, एक्सेट्रा को डिफाइन करने के लिए, ना कि साइंस का नेचुरल प्रोसेस बताने के लिए या फिर साइकिल को कैसे बनाया जाता है. पॉइंट नंबर 6, रिलीजन वर्सेस साइंटिज्म. जावेद साहब को ये बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए रिलीजन जो है वो साइंटिज्म के अगेंस्ट है, साइंस के अगेंस्ट नहीं है. मतलब
साइंस को अगर आप देखें कि रिलीजन ने कितना सपोर्ट किया है तो उसके भी बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए साइंटिज्म का मतलब बता देते हैं। साइंटिज्म का मतलब ये कि कोई इंसान साइंस को ही एक लौता टूल माने किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, वो फैलेसी है, वो एक गलत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि साइंस खुद एग्री करता है कि उसके पास वो टूल्स नहीं हैं, जो उसके पास हैं वो फिजिकल रियलिटी से रिलेटेड है। फिर 7th पॉइंट वो रखते हैं वैटिकन फतवा कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ते हैं बेसिकली कि वैटिकन में जो आप कह रहे थे कि फतवा जारी कर दिया, फतवा जो है वैटिकन्स जारी नहीं कर सकते एंड इट इज़ नॉट एन इस्लामिक इशू। एनीवेज ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था डज गॉड एग्जिस्ट से, बट वो एक कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ते हैं जस्ट टू से दैट बी केयरफुल जो आप बोल रहे हो। अगला पॉइंट आता है लिमिट्स ऑन एब्सोल्यूट क्लेम्स। बेसिकली जावेद साहब से वो ये पूछते हैं कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे भी इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप ये कह दें कि भाई हमें नहीं पता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट आप ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता और गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए आपके ऊपर एक बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। 10वां पॉइंट कंटिजेंसी रिमाइंडर। वो फिर से बोलते हैं कि भाई देखो मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट को आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अभी तक आपने वो बर्डन अपने ऊपर से नहीं हटाया। कोई भी रीज़न दे देते लॉजिकल तो हमें खुशी होती। पॉइंट नंबर 11 द बिफोर टाइम फैलेसी। आपको अगर टाइम के बारे में समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि उसको जिसने क्रिएट किया है उसको उसके अंदर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये टाइम डिफाइन करती है। और अगर कोई क्रिएट करता है इसको तो उसको उसके अंदर होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, यासिर अल-वाजदी साहब ने जो दिया था, मैंने अगर टीवी बनाया है तो मैं टीवी के अंदर हूँ या टीवी के बाहर हूँ? टीवी के बाहर हूँ, राइट। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे टीवी के अंदर ही होना पड़ेगा क्योंकि मैंने टीवी को बनाया है, इट्स अ फैलेसी, डजंट मेक सेंस। पॉइंट नंबर 12 गॉड ऑफ गैप्स। वो कहते हैं कि भाई एक इंसान है जो एक गाड़ी को देखता है जिसके 4 पहिए हैं, दरवाज़ा खोलता है, अंदर स्टीयरिंग व्हील है, सीट्स हैं। वो देखता है कि यार ऐसा डिज़ाइन जो है, इतना परफेक्ट कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन जो कंप्लीटेड है, उसको ज़रूर किसी इंसान ने या फिर किसी ने तो बनाया ही होगा। लेकिन एक एथियस्ट आता है, वो गाड़ी का बोनट खोलता है और बोलता है देखो अंदर इंजन है, इंजन से गाड़ी चल रही है, तो इसका कोई क्रिएटर नहीं है। तो दैट्स अ फैलेसी, दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब सवाल ये है कि इंजन को किसने बनाया। तो इंजन है करेक्ट आंसर, आपने गैप को फिल किया कि हाँ भाई इंजन की वजह से चल रही है, लेकिन इंजन को किसने बनाया ये नहीं बताया। उसके बाद 13 क्लोजिंग एग्जाम्पल। वो कंक्लूड करते हैं कि भाई प्लास्टिक को मेटल डिटेक्टर से ऑब्जर्व नहीं करो क्योंकि हमेशा फेल होगे, जैसे उन्होंने बिगिनिंग में कहा था। तो ऐसे ही 13 पॉइंट्स को उन्होंने रेस किया। नाउ लेट्स पिक अप द पेपर्स एंड स्टार्ट स्कोरिंग। रेडी? ओके, तो एविडेंस पे अगर बात करें तो उन्होंने कुछ एक आध पॉइंट्स नए रखे, जहाँ पर आप नोटिस करेंगे मेटल डिटेक्टर तो पुराना था, फ्लावर भी था। आई थिंक इंजन का जो एविडेंस लेके आए और डिज़ाइन के बारे में जो गाड़ी का उन्होंने समझाया, और हिस्टोरिकल करेक्शन, वैटिकन जो फतवा इस्तेमाल नहीं करते, आई थिंक दैट्स अ वेरी क्लियर फैक्ट। इवन दो वंस अगेन डज गॉड एग्जिस्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एविडेंस ज़रूर है कि भाई आपने कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बोला है। विल मूव ऑन टू द लॉजिकल चेन। वो क्लियरली बता देते हैं लॉजिकली कि भाई फेथ जो है इसका मतलब ये है, पहले भी बता चुका हूँ। फिर वो रिब्यूट करते हैं गॉड ऑफ गैप्स को, उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कंटिजेंसी को फिर से नेसेसरी बीइंग के थ्रू। टाइम का क्रिएटर टाइम के बाहर होता है, अंदर नहीं। दैट वाज लॉजिकल एंड दैट्स वाई 1 फॉर लॉजिक। मैं बर्डन के लिए उनको 1 पॉइंट दूंगा क्योंकि उन्होंने रिपीट किया कि भाई कंटिजेंसी और इन्फिनिट रिग्रेस का कोई जवाब दे दो, आप दे ही नहीं रहे हो, एंड दैट्स द रीजन वाई आई गिव हिम 1 फॉर बर्डन। डायरेक्ट आंसरिंग, शमाइल साहब हैज़ गिवन 8 रिस्पॉन्सेज, टोटल 8 रिस्पॉन्सेज, विच इज़ क्रेजी गुड। सबसे पहला फेथ वर्सेस इंक्वायरी, जो 3rd पॉइंट था जावेद साहब के आर्गूमेंट से, उसका जवाब इन्होंने फेथ को डिफाइन करने के टाइम दिया है और क्वेश्चनिंग एवरीथिंग वाले पार्ट में दिया है। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम शमाइल साहब वाज अ गुड रिप्लाई। फिर दूसरा वाला पॉइंट क्वेश्चनिंग डिवाइन इटर्निटी, जो कि 4th सब पॉइंट था जावेद साहब के आर्गुमेंट से, उसका जवाब उन्होंने यूनिवर्स एज कॉन्टिंजेंट विच इज़ बाउंड बाय टाइम, विच वॉज पॉइंट नंबर 4 में दे दिया। मूविंग ऑन टू द 3rd रिप्लाई, लिमिट्स ऑफ रिलीजियस क्लेम्स, पॉइंट नंबर 5 फ्रॉम जावेद, it was refuted by scope of religious texts perfectly. 4th point, historical religion versus science, उसका जवाब उन्होंने religion versus scientism and Vatican fatwa contradiction में दे दिया, which was point number 6 and 7 in this debate. Reply number 5, limits of religious claims, which was sub point number 5, was replied by limits on absolute claims, which was sub point number 8. Point number 6 है वो एक prediction है,
बर्डन ऑफ प्रूफ पॉइंट नंबर 2 जो सब पॉइंट था उसका रिप्लाई उन्होंने शेयर्ड बर्डन ऑफ प्रूफ में दे दिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 उन्होंने जो रिप्लाई किया वो था क्वेश्चनिंग डिवाइन इटर्निटी। ये जो जावेद साहब ने क्वेश्चन किया था उसका रिप्लाई उन्होंने द बिफोर टाइम फैलेसी पॉइंट नंबर 11 में दे दिया। कमिंग ऑन टू द लास्ट रिप्लाई फ्रॉम एंशिएंट बिलीव्स टू साइंटिफिक इंक्वायरी पॉइंट नंबर 7 उसका रिप्लाई जावेद साहब को उन्होंने गॉड ऑफ द गैप्स रिविजिट करने वाले सेक्शन में दे दिया। अ टोटल ऑफ 8 पॉइंट्स एज ए रिप्लाई। वाओ, दैट्स 1 पॉइंट ओके फॉर डायरेक्ट answering. Then we come to clarity and consistency, 1 point for that as well. I think दोनों जावेद साहब और शमाइल साहब कंसिस्टेंटली क्लियर हैं अपने टॉपिक को लेके। वो जो बोलना चाह रहे हैं वो उससे ड्रिफ्ट नहीं हो रहे। टॉपिक से ड्रिफ्ट भले ही हो जाए वंस अगेन, लेकिन जो बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है कि बात क्या करना चाह रहे हैं। सो दैट्स 1 पॉइंट फॉर दैट। आई एम गोना नीड अ स्मॉल ब्रेक। दैट्स एन एवरेज ऑफ 5 अगेन। मूविंग ऑन, राउंड 2, argument 2 by Javed Akhtar Sahab. The topic is challenging God's existence through time, burden of proof and moral consequences. Okay? और ये जो section है वो 46 minutes 1 second से लेके 50 minutes 27 seconds तक जाता है। तो अगर आप चाहते हैं वो सेक्शन आप जाके उस ओरिजिनल वीडियो में देख सकते हैं। इस वाले सेक्शन में टोटल 5 आर्ग्यूमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक है हमारा जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड टाइम से रिलेटेड है। जावेद साहब ये कहते हैं कि जो गॉड हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो टाइम भी एग्जिस्ट करता होगा। उसके बाद उनका सेकंड पॉइंट रहता है बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड कि भाई देखो मेरे ऊपर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है बर्डन ऑफ प्रूफ से, तुम्हारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। फिर से वो रसल को कोट करते हैं, उनकी किताब को कोट करते हैं कि भाई देखो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट किया जाता है एथियस्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक प्लैनेट है जिसके आसपास गोल गोल एक केटल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो ये काम जिसने क्लेम किया है उसको प्रूफ करने का उसी का हुआ। मैं थोड़ी बैठ के प्रूफ करूंगा कि हाँ भाई प्लैनेट के आसपास कोई केटल नहीं घूम रहा है, ये तुम्हारा काम है। उसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी की बात आ जाती है। फिर से रिलीजन को ले आते हैं और सोसाइटी को कंपेयर करते हैं। कहते हैं आप वर्ल्ड मैप पे जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पर सर्कल करो, और उसके बाद वर्ल्ड मैप में जहाँ सबसे ज़्यादा अत्याचार या फिर इनजस्टिस या फिर रेप हो रहे हैं, वुमेन के राइट्स छीने जा रहे हैं, उन सारे जगहों को सर्कल करो तो इवेंचुअली वो मैप सेम होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने रेस किया ये सिग्निफाई करने के लिए कि भाई जो रिलीजियस लोग होते हैं वो इनजस्टिस सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं। फोर्थ पॉइंट, मॉरल एक्शंस एंड बिलीफ। वो ये कहते हैं कि भाई देखो मैं बहुत लोगों को मिल चुका हूँ जो रिलीजियस हैं, लेकिन उनका जो सारा रिलीजियस प्रैक्टिस है वो किसी और के फ़ायदे में कम होता है, सिर्फ उन्हीं के फ़ायदे में ज़्यादा रहता है। माने कि वो नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो सोचते हैं उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के, और ऐसा एग्जाम्पल देते हैं वो ताकि लोगों को समझ में आए कि रिचुअल्स को प्रैक्टिस करके अपने गुड इंटेंशंस या गुड विल को आप वहीं पर एग्जॉस्ट कर देते हो और बाकी काम जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा होता है आप ऐसा कुछ करते नहीं हो। ये अक्सर रिलीजियस लोगों में उन्होंने नोटिस किया है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, कमेंडेबल फेथ। वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो बहुत रिलीजियस हैं और अच्छे काम करते हैं दूसरे लोगों के लिए भी, बिकॉज वो एक एथियस्ट हैं लेकिन सामने वाला बंदा अगर रिलीजियस भी है उसके साथ साथ लोगों के साथ भी अच्छा है तो भाई वाह क्या कहने। दैट वाज हिज कंक्लूजन आर्गुमेंट। नाउ लेट्स क्विकली स्कोर दिस आर्गुमेंट, ठीक है। एविडेंस के लिए आई विल गिव हिम 1 आउट ऑफ 2। 1 बिकॉज उन्होंने रसल को कोट किया, कोशिश करी कि एक बैकिंग दे दें अपने स्टेटमेंट्स को या फिर बर्डन ऑफ प्रूफ के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए लोगों को, एंड आई थिंक दैट डिजर्व्स जस्ट 1 पॉइंट। लॉजिकल चेन आई वुड से 0 बिकॉज द मूव ऑफ इफ गॉड एग्जिस्ट तो टाइम भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो बात उन्होंने कही ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर मैंने टीवी बनाया है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं टीवी के अंदर हूँ, टीवी के बाहर हूँ मैं, टीवी मेरे सामने रखा हुआ है, मैं टीवी के अंदर कैसे होऊंगा। होल पॉइंट मेड नो सेंस, लॉजिकली 0। उन्होंने फिर से कोशिश करी कि और भी आर्ग्यूमेंट्स दें लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाए। जैसे उन्होंने वर्ल्ड मैप का भी एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल ही रॉन्ग था। इनफैक्ट इट मेड नो सेंस बिकॉज अ लॉट ऑफ रिलीजियस पीपल आर सेफ इन देयर कंट्रीज, जस्ट लाइक आप आगे के काउंटर में देखेंगे। और उसके साथ साथ बर्डन ऑफ प्रूफ, तो आई विल गिव हिम 1 फॉर दैट बिकॉज उन्होंने जो रसल की एनालॉजी दी थी वो एविडेंस भी था क्योंकि उन्होंने सही आदमी को और उसकी किताब को कोट करा वहाँ पे और एक आर्ग्यूमेंट पेश करा लोगों के सामने, और बर्डन ऑफ प्रूफ को भी शिफ्ट करने की कोशिश करी। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो पॉइंट था उनका सही था। आप नोट करिए कि आर्ग्यूमेंट्स को जब आप जज करते हैं तो आप देखते हैं कि वो उन रीजन्स को प्ले कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इज ही ट्राइंग टू सॉल्व दैट लॉजिक टैग और नॉट, दैट्स इट।
फिर आप एंड में देखते हैं कि स्कोर क्या आ रहा है, क्योंकि देखो लॉजिक के लिए मैंने 0 दे दिया उनको, क्योंकि अगर इस वाले एनालॉजी में रसल वाली बात पे अगर कोई भी दम होता तो लॉजिक पे भी पॉइंट आता, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस वाले पॉइंट को काउंटर किया है, मैं उनको यहाँ पर पॉइंट दे रहा हूँ। उसके साथ साथ हम आ जाते हैं अगले वाले पॉइंट पे, डायरेक्ट आंसरिंग। सो फॉर दैट आई गिव हिम 1 बिकॉज उन्होंने कोशिश करी है 2 रिप्लाईज देने की। सबसे पहला रिप्लाई उन्होंने दिया द बिफोर टाइम फैलेसी, जो पॉइंट नंबर 11 था शमाइल साहब के आर्ग्यूमेंट में, उसका रिप्लाई उन्होंने दी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में देने की कोशिश करी है। और दूसरा रिप्लाई जो उन्होंने दिया है शेयर्ड बर्डन ऑफ प्रूफ, विच वॉज सब पॉइंट नंबर 9 इन शमाइल साहब आर्ग्यूमेंट, उसका रिप्लाई उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ पॉइंट नंबर 2 में देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर मैं उनको इन 2 रिप्लाइज के लिए 1 पॉइंट दे रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। शमाइल साहब ने 8 रिप्लाइज दिए, वो भी एविडेंस और लॉजिक के साथ, और यहाँ पर एविडेंस वीक है, लॉजिक भी वीक है, और एक जगह बर्डन पे उनको पॉइंट दे देते हैं हम, लेकिन अदरवाइज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। सिर्फ 2 रिप्लाइज हैं एंड आई थिंक दिस इज़ स्टिल अ फेलियर इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्कोरिंग। तो यहाँ पर मेरा स्कोर आता है टोटल 4 आउट ऑफ 5। एविडेंस लैक कर रहे हैं वो, और लॉजिक भी वो लैक कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाय द वे, एविडेंस एंड लॉजिक। क्लैरिटी में आपको नंबर्स मिल जाएंगे अगर आप क्लियरली कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि भाई आदिल मुझे नहीं लगता उनको नंबर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जब आप डिबेट को देखते हैं, मान लीजिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बात करते करते घूम जाता हूँ, खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, हाँ तो ऐसे ऐसे करके मैं बात करता हूँ आपसे, और फिर वो जो था ना, मतलब जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में, वो जो वो a² + b², नहीं वो वाला नहीं, हाँ। तो अब देख रहे हैं मैं कंफ्यूज्ड हूँ, एक क्लैरिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ऐसा डिबेटर अगर स्टेज पे खड़ा है तो भाई उसको यहाँ पर आप मारते हैं। लेकिन जावेद साहब इज़ अ गुड ओरेटर एंड वट एवर इट इज़ हिज आइडिया इज उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई वी स्कोरिंग हिम देयर। ओके, मूविंग ऑन टू रीबटल। ओके, सो राउंड 2 रीबटल 1, ये राउंड जो है 5 मिनट का था। रीफ्रेमिंग गॉड बियॉन्ड टाइम, इमेजिनेशन एंड सोशियोलॉजिकल क्रिटिक, इसका ये टाइटल है। ये 51 मिनट से लेके 16 सेकेंड्स पे स्टार्ट होता है और 54 मिनट्स और 3 सेकेंड पे जाके एक्चुअल वीडियो में ख़त्म होता है, जो कि आप जाके उनके एक्चुअल वीडियो पे देख सकते हैं। तो सब पॉइंट्स यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 हैं। सबसे पहला सब पॉइंट गॉड एंड टाइम, वो क्लियरली फिर से समझाते हैं कि देखो आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को ही नहीं समझ पा रहे हो। फिजिकल रियलिटी और मेटाफिजिकल रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। मेटाफिजिकल का सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं, मेटाफिजिकल का मतलब है बियॉन्ड द फिजिकल स्टेट। मतलब हम ये कहते हैं कि भाई साइंटिफिक टूल जो मेजर कर सकते हैं फिजिकल बॉडीज़ को, क्वांटिटीज़ को या क्वालिटीज़ को, हम उसके बियॉन्ड जाके देखें और समझने की कोशिश करें कि नेचर में कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफिजिकल। तो वो कहते हैं कि मेटाफिजिकल बीइंग है गॉड। आप एक फिजिकल स्टेट पर अटक गए हैं। पॉइंट नंबर 2, इमेजिनेशन वर्सेस लॉजिकल नेसेसिटी। जहाँ जावेद साहब ने ये कहा कि भाई एक रसल नाम का बंदा है जिसने लिखा है कि एक केटल अगर रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट के आसपास तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसको प्रूव करना। उसका रिस्पॉन्स वो ये देते हैं कि भाई लॉजिकल नेसेसिटी में और इमेजिनेशन में फ़र्क होता है। वो जो केटल रिवॉल्व करने की आप बात कह रहे हैं वो एक इमेजिनेशन है। अगर एक पिंक एलिफेंट मैं कहूँ कि रिवॉल्व कर रहा है वहाँ पर, वो भी एक इमेजिनेशन है, वो एक लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर ये भी है, आपको अगर सिंपली इसको समझा सकूँ, अगर एक केटल प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, ये बात न्यूज़ में आ जाती ना, ऑटोमेटिकली आप और आपके जैसे लोग उसको प्रूव करने के पीछे लग जाते। बहुत सारे रिसर्चर्स लग जाते कि भाई सच में कुछ केटल है या नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक इमेजिनेशन है, क्योंकि उसके पीछे कोई भी रीज़न या लॉजिक किसी ने भी जस्टिफाई नहीं किया है, तो कोई उस पर रिसर्च भी नहीं कर रहा। ठीक वैसे ही जैसे आप गॉड से रिलेटेड बात करें, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हैव कम अप विद ग्रेट रिसर्चेस। बहुत सारे डेटा को गैदर किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, सब कोई एक कंक्लूजन तक पे पहुंच गए विदाउट एनी एम्पेरिकल एविडेंस, इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ है। अगर एक केटल सचमुच वहाँ घूम रहा है, हो सकता है भाई एक्चुअली में घूम रहा हो, लेकिन किसी ने उस पर रिसर्च नहीं करी, किसी ने कोई बैकिंग नहीं दी, इसीलिए हम उस पर रिसर्च नहीं करते। ना मुझ पे बर्डन है, ना आप पे बर्डन है, इमेजिनेशन है। आई होप इट मेक्स सेंस। बर्डन ऑफ प्रूफ तब तक नहीं होता जब तक आपके सामने कोई भी आर्गुमेंट रीज़न या लॉजिक के साथ नहीं रखा जाए। अगर रखा जाए तो आपके ऊपर भी पड़ता है। अगर आप डिबेट पे बैठे हैं तो वो अपना टाइम आएगा, को प्रमोट करने तो नहीं बैठे, जाहिर सी बात है। आप बैठे हैं यहाँ पर कि आप प्रूव कर सके कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी ऑन द बर्डन सिटिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म।
आई मीन इट मेक्स नो सेंस कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके ये कह रहे हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट एंड देन सेइंग कि मेरे ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है। तो भाई आप प्रूफ करने क्या है यहाँ पे? पॉइंट नंबर 3, रिलीजन इज नॉट द कोर इशू। वही कहते हैं कि देखो रिलीजन के बारे में अगर आप बात ना करो तो बेहतर है, क्योंकि हमारा टॉपिक डज गॉड एग्जिस्ट पे है, ना कि रिलीजन के बारे में बातें करना। सो इट मेक्स नो सेंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। फोर्थ, हरासमेंट रेट्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। शमाइल साहब रिस्पॉन्ड करते हैं कि जो वर्ल्ड मैप की आपने बात कही है, एक्चुअली में जो रेप हो रहे हैं वो ज़्यादा उन कंट्रीज़ में हो रहे हैं जो वेस्टर्न है, और मिडिल ईस्ट में आपको रेप केसेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए क्योंकि वो रिलीजियस लोग हैं। तो वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट था विच वॉज ऑफ टॉपिक, बिकॉज वहाँ पर उन्होंने ये दिखा दिया कि एक रिलीजन जो वेस्ट में है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत रिलीजियस लोग हैं, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन मिडिल ईस्ट के लोग विच इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन अ सर्टन रिलीजन, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक रिस्पॉन्ड करना, आई डोंट नो इफ दैट वाज द बेस्ट थिंग, बट या उन्होंने क्या किया, काउंटर करके फैक्चुअली उनको प्रूफ कर दिया विद एन एविडेंस कि देखो भाई गलत नंबर्स हैं, हमारे सामने ये सब चीज़ें मत रखो, आप बोलोगे हम मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो दैट इज़ अ पॉइंट फॉर इन्फॉर्मेशन गिवन बाय जावेद साहब विच वॉज ऑफ टॉपिक बट रिप्लाइड ऑन एन ऑफ टॉपिक विद एन एविडेंस कि देखो ऑफ टॉपिक वाली बात भी कॉन्ट्रडिक्टरी है, अपने पास रखो। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स सेंस। पॉइंट नंबर 5, मोरालिटी रिचुअल्स एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो जावेद साहब ने बात कही थी कि मैं अच्छा मानता हूँ उन रिलीजियस लोगों को जो प्रैक्टिस करते हैं अपना रिलीजन और उसके साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं, जबकि मैं गॉड में विश्वास नहीं रखता। तो इसी बात को पकड़ के शमाइल साहब बोलते हैं, अच्छा इसका मतलब आपका कोई ना कोई स्टैंडर्ड है अच्छे और बुरे का विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो इसी बात को क्रॉस एग्जामिनेशन में हम डिस्कस करते हैं। ऐसा कह के वो राउंड को क्लोज कर देते हैं। क्विकली लेट्स नाउ स्कोर शमाइल नदी साहब। ओके, सो एविडेंस के तौर पे आप कितना देंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई एम गिविंग हिम 1 आउट ऑफ 2। मेटाफिजिकल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नया टर्म था जो उन्होंने पहले आर्ग्यूमेंट्स में इस्तेमाल नहीं किया। और इसी 1 पॉइंट में मैं यूएन वाले जो स्टैट्स हैं, क्योंकि वो ऑफ टॉपिक थे, जावेद साहब गए थे ऑफ टॉपिक पहले, उन्होंने ऑफ टॉपिक वाली चीज़ का रिप्लाई किया। अगर वो ऑन टॉपिक होता तो ज़रूर 2 आउट ऑफ 2 फॉर एविडेंस मिल जाते, लेकिन इट वॉज एन एविडेंस बट नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, सो इट्स जस्ट 1 आउट ऑफ 2। एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। लॉजिकल चेन, ही स्कोर्स 1 पॉइंट फॉर दैट बिकॉज गॉड एंड टाइम, कि भाई गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ टाइम, तो टाइम में कैसे होगा, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ, आई गिव हिम 1 पॉइंट फॉर दैट एज वेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियरली बता दिया सबको कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीजियस बातें हो रही हैं, टॉपिक कुछ और है, तो बर्डन जो है उन पर अभी भी है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं प्रूफ। सो आई थिंक ही जस्ट बैकफायर्ड। डायरेक्ट आंसरिंग, तो डायरेक्ट आंसरिंग के लिए हम इस सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर हम आपको बताएंगे उन्होंने कहाँ कहाँ एग्जैक्टली जवाब दिए। तो टोटल 4 रिप्लाइज उन्होंने दिए, और जावेद साहब का जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड टाइम, जो कि पॉइंट नंबर 1 था, उसको रिप्लाई किया बाय गॉड एंड टाइम। दूसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ, पॉइंट नंबर 2 फ्रॉम जावेद्स आर्ग्यूमेंट वाज रिप्लाइड बाय इमेजिनेशन वर्सेस लॉजिकल नेसेसिटी, which was point number 2 here in this argument. Perfect, on the spot था। थर्ड पॉइंट, रिलीजन एंड सेफ्टी, उसका रिप्लाई रिलीजन इज नॉट द कोर इशू और हरासमेंट रेट्स एंड कल्चरल फैक्टर्स, थर्ड एंड फोर्थ सब पॉइंट्स में दे दिए। फोर्थ पॉइंट, कमेंडेबल फेथ, उसका रिप्लाई उन्होंने मोरालिटी, रिचुअल्स एंड क्रॉस एग्जामिनेशंस में दिया कि भाई आपका कोई स्टैंडर्ड है तो आइए बात करते हैं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न वाई आई विल गिव हिम 1 फॉर डायरेक्ट आंसरिंग। और फाइनली क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी 1, जावेद साहब को भी 1 कंसिस्टेंटली मिल रहा है, शमाइल साहब को भी, क्योंकि वो बहुत क्लियर हैं। वंस अगेन कोई कन्फ्यूजन नहीं था उनके इस आर्ग्यूमेंट में। सो वंस अगेन विल स्कोर एंड दैट्स 5 आउट ऑफ 5 फॉर जावेद साहब, फॉर शमाइल साहब, सॉरी। rebuttal to round 2. Let's go. Take a break. I hope you're enjoying this video so far. आप लोग आई होप पेन पेपर पे नोट करते जा रहे हैं। आई होप you're enjoying learning the process. याद रखिए कि ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बिल्कुल ही वर्डिक्ट है, ऐसा ही हुआ है, यही सही है। मैं ऐसा कुछ करने नहीं आया, मैं सोचने के लिए इंकरेज कर रहा हूँ आप लोगों को। आई एम श्योर कि इस वीडियो में आप लोग सोचेंगे, और आप जब किसी डिबेट को सुनेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगे ये 5 टैग्स कहीं ना कहीं, और आप जज करेंगे कि भाई वो बंदा जो है इज़ ही वर्थ लर्निंग समथिंग फ्रॉम। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग गॉड को प्रूव करने के पीछे इतना लग जाए कि भाई एकदम कन्विंस हो गए गॉड एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ऐसी वाली बात भी नहीं है। आई वांट यू ऑल टू एकेडमिकली लर्न फ्रॉम दैट सो दैट यू कैन ऑल्सो डिबेट। इमेजिन करिए कि मैं अगर क्लैरिटी वाला पॉइंट लॉजिक टैग में नहीं डालता तो आप लोगों को लगता है कि भाई हम भी किसी दिन बात करेंगे इसके बारे में, तो फिर बस बोल दो, लेकिन क्लैरिटी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो आप लोगों को उस वाले सेक्शन पे भी ध्यान देना है। व्हेनेवर यू गाइज डिबेट, व्हेनेवर यू गाइज गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट,
you have to make sure you remember that because that does count, right? Schools में भी होता है ये, and I'm just bringing it back after a long time, okay? So rebuttal 2 round 2 5 मिनट का राउंड है. इसका टॉपिक हमने रखा है द प्रॉब्लम ऑफ ईवल एंड द डिमांड ऑफ प्लेन लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पर ही मीम्स बन गए बहुत सारे, और ये टाइम स्टैम्प 54 मिनट्स 21 सेकेंड्स का है जो स्टार्ट होता है और एंड होता है 59 मिनट्स 25 सेकेंड्स पे. आप जा सकते हैं एक्चुअल वीडियो पे और देख सकते हैं. सब पॉइंट्स टोटल 6 हैं. सबसे पहला है मेटाफिजिकल. वो कहते हैं भाई मुझे मेटाफिजिकल का मतलब नहीं समझ में आता, और इसको बोलने से आप बहुत कूल या फिर बहुत ही वो कहते हैं ना साइंटिफिक साउंड करते हो, लेकिन भाई क्या है ये मेटाफिजिकल क्या है, ऐसे करके वो रफा दफा कर देते हैं. फिर बोलते हैं इफ़ गॉड इज़ ऑलवेज इज़ इन दैट स्टिल टाइम. ये है अगला टॉपिक उनका, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं अगर हमेशा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही डिस्क्राइब कर रहा है. सो दैट इज़ माई आर्ग्यूमेंट कि भाई हमेशा भी एक वक्त है, तो ये मत कहो कि गॉड जब थे तब कोई वक्त नहीं था. थर्ड पॉइंट, वाई डू चिल्ड्रन सफ़र. यहाँ पर इमोशनल टच आया जिसको सबने रिकग्नाइज़ किया. वो कहते हैं कि भाई गाज़ा में इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, उनके डिजीज़ेज़ होते हैं बहुत सारी दुनिया में बच्चों को गले पे और वो मर जाते हैं. और ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने पहले भी डिबेट्स में इस्तेमाल करे हैं, कॉपी पेस्ट हुआ है इनफैक्ट. लेकिन क्या है ना, द रीज़न वाई आई एम सेइंग इट दिस वे, आप ये मत सोचिए प्लीज़ प्लीज़ कि मैं बायस या अनबायस हो रहा हूँ यहाँ पे. आई एम फैक्चुअली टेलिंग यू व्हाट इज़ इरिटेटिंग कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजन और बहुत ही ज़्यादा सैडिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं गॉड के लिए. इसका मतलब सैडिस्टिक का मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं मानते हैं ऊपर वाला है, लेकिन बहुत नाराज़ हैं कि ये सारे अत्याचार दुनिया में हो रहे हैं, तो सारा इल्ज़ाम ऊपर वाले पे डाल दो. कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट में जावेद साहब ऑलमोस्ट रो दिए थे. पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मैंने जो बात करे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे थे, कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ पे थे, मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में, आप नोटिस करेंगे उनके थोड़े से आँख में पानी आ गए थे और लोग पूरे हिल गए थे कहीं ना कहीं. तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है लोगों को टच करने का, लेकिन वो एविडेंस और लॉजिक नहीं रखता कहीं ना कहीं. क्योंकि मान लो कि ताबिश नाम का एक लड़का है, उससे मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे चॉकलेट दे दो, वो मुझे चॉकलेट नहीं देता, तो फिर मैं बोलता हूँ भाई मुझे चॉकलेट नहीं दी, अब ताबिश एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर भाई आप चॉकलेट मांग रहे हो इसका मतलब आप बिलीव करते हो, तो आप पहले मानो तो कि कौन दे रहा है आपको, ताबिश दे रहा है, राइट. द मोमेंट यू एग्री कि ताबिश एग्जिस्ट करता है, तब हम बात करेंगे चॉकलेट दी या नहीं दी, और नहीं दी तो क्यों नहीं दी. दैट डजंट मेक एनी सेंस द मोमेंट यू ब्रिंग इन दिस आर्ग्यूमेंट. गॉड हेल्प्स विद स्मॉल थिंग्स बट नॉट बिग ट्रेजिडीज़, जो कि फोर्थ पॉइंट था उनका. वो बोलते हैं कि भाई शादी के लिए, जॉब्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन बच्चे मर रहे हैं उसके लिए आप हेल्प नहीं कर सकते. तो दिस इज़ द सेम आर्ग्यूमेंट. और उन्होंने बोला कि भाई मोदी जी जो है कम से कम वो इतना लिहाज तो रखते हैं, इतने सारे बच्चे मार दिए गाज़ा में. आई फेल्ट अ लिटिल अपसेट विद दैट, क्योंकि फिर से वही एनालॉजी अगर मैं लगाऊँ आपकी, तो मोदी जी से अगर आप जॉब मांगें और मोदी जी आपको जॉब नहीं दें, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी एग्जिस्ट नहीं करते, करेक्ट. तो अगर आप मानते हैं कि मोदी जी हैं, तभी आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई जॉब दो. नहीं दोगे तो क्या बोलोगे, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते मोदी जी. सो दैट्स द फैलेसी ऑफ योर ओन आर्ग्यूमेंट. सो दिस वाज काइंड ऑफ अनोइंग एंड दिस वाज अ वेरी सेंसिटिव मैटर. टू बी ऑनेस्ट दिस वाज वेरी सेंसिटिव, क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे ऑडियंस में, उन लोगों ने जब ये नंबर्स बोले, उन लोगों ने वो एक प्लेजर ले रहे थे ऐसे कोटेशंस देने के या फिर नंबर्स बताने के. आई डोंट नो व्हाट इट वाज ट्रू और नॉट, बट मैंने ये पता किया है उन्हीं लोगों से जो वहाँ पर थे. आई जस्ट फेल्ट दैट. तो यार आप सीरियसली अगर इस बात को रख रहे हो इस डज गॉड एग्जिस्ट वाले आर्ग्यूमेंट में, इट मेक्स नो सेंस. इट मेक्स नो सेंस एट ऑल. एंड दैट्स द रीज़न वाई अ बिग जीरो फॉर लॉजिक. जावेद साहब बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, तू 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 दे दे मेरे को, तेरी औकात क्या है ना. नो प्रॉब्लम. एनीवेज, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रे नाउ और वेट फॉर द जजमेंट डे. वो ये कहते हैं कि भाई दुआ क्यों मांगते हो, अगर दुआ मांगने से कुछ चीज़ें अभी बदल जाती हैं तो फिर भाई जजमेंट डे का इंतज़ार क्यों करना. मतलब भाई मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या ऊपर वाले से, सॉरी अल्लाह नहीं, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, क्योंकि गॉड के बारे में है डिबेट, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में नहीं है. तो वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले से दुआ क्यों करना या कुछ मांगना क्यों, जब आपको जजमेंट डे में उसका कुछ मिलने वाला है, राइट. फिर 6 पॉइंट, ही वांट्स अ सिंपल आंसर एंड एन ऑनेस्ट आंसर. वो एंड में सिर्फ ये कह देते हैं देखो एक्सेप्ट करो कि रिलीजन में कोई ना कोई फॉल्ट है. अगर तुम ये समझा नहीं पा रहे हो कि ये प्रेइंग का सिस्टम क्या है, और अगर तुम समझा नहीं पा रहे हो कि गॉड की पावर को कैसे जस्टिफाई करोगे, हमने तो नहीं देखी, और अगर इतनी सफरिंग एग्जिस्ट करती है पूरी दुनिया में, तो एडमिट करो कि प्रॉब्लम है रिलीजन में. और उसके बाद कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, और जस्ट एक्सेप्ट दैट दिस इज़ अ वीक बिलीफ एंड दैट्स इट. तो ये था इनका रिबटल 2.
नाउ लेट्स कम टू द स्कोरिंग। एविडेंस के लिए अ बिग 0, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ एविडेंस था ही नहीं तो मैं बोलूँ क्या कि क्या दिया, ठीक है। जो गाज़ा से रिलेटेड बात करी वगैरह वगैरह, इतना ऑफ टॉपिक था कि मतलब एविडेंस के तौर पे कुछ रख भी देते अगर कि हाँ भाई डस गॉड एग्जिस्ट वाले आर्ग्यूमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो 1 भी दे देता, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ 0 देयर। लॉजिकल चेन, वहाँ पर आप उनको फिर से 0 देंगे। मैं 0 दे रहा हूँ, आप उनको जो देना चाहे दे सकते हैं। सो दैट 0 देयर। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए आई एम गोइंग टू गिव हिम 0 अगेन, क्योंकि इन्होंने कोई बर्डन शिफ्ट नहीं किया। और आप सब पॉइंट्स देख सकते हैं, वो स्क्रीन पे मैंने डाल दिए थे। इफ़ यू फाइंड एनी बर्डन ऑफ प्रूफ वर्किंग देयर, पुट इट आउट देयर। डायरेक्ट आंसरिंग, उसके लिए भी मैं उनको 0 दूंगा। पहली बार किसी को 0 मिल रहा है, अभी तक सबको 1-1 मिला था यहाँ पे। मैं इसीलिए इसका रीज़न बता देता हूँ आपको, क्योंकि इन्होंने पूरे आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक चीज़ का रिप्लाई दिया। कम से कम 2 देने होते हैं, एटलीस्ट 2 देने होते हैं, क्योंकि मजाक में भी आदमी ना अगर सिर्फ ये बोल दे कि भाई मेटाफिजिकल, अरे नहीं ये क्या होता है मेटाफिजिकल, मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो ये एक ही आर्ग्यूमेंट उन्होंने रिप्लाई किया और वो भी बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट था। दैट्स द रीज़न वाई अ 0। क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, उसके लिए पहली बार किसी को 0 मिलने वाला है, क्योंकि वंस अगेन आप नोटिस करिएगा कि वो इमोशनल इतने ज़्यादा हो गए कि वहाँ क्लैरिटी लूज़ कर गए वो। मुझे लगता है रोना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रो के इतना ऑफ टॉपिक जाना, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। दैट्स वेयर द क्लैरिटी इज़ गॉन। यू आर नाउ परफॉर्मिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिबेटिंग। एंड वो दिख रहा था लोगों को, मुझे तो दिखा। तो इस राउंड में इट्स अ 0/5 फॉर जावेद सर। ब्रेक टाइम। आ जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन पे, जो कि 16 मिनट्स का था। उसका टाइटल हमने रखा है अ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन गॉड, ईविल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेक्शन एक्चुअल वीडियो में 59 मिनट्स 28 सेकेंड्स तक स्टार्ट हो जाता है और 1 आवर 16 मिनट्स 3 सेकेंड तक वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब आप आ जाते हैं सब टॉपिक्स पे। इस पे टोटल 19 सब टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक कहानी की तरह पूरी कोशिश करूं समझाने की, तो सबसे पहले शमाइल साहब स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। वो कहते हैं कि कंटिंजेंसी और इन्फिनिट रिग्रेस का आपने कोई जवाब नहीं दिया। शमाइल साहब जब ये कहते हैं तो वो समझाना चाहते हैं कि देखो आप भाग रहे हो, प्लीज़ पूरे आर्ग्यूमेंट्स निकल गए, रिबटल निकल गए, इसका जवाब दे दो मुझे। जावेद साहब ये कहते हैं कि देखो अगर आप ऐसे हवा वाले वर्ड इस्तेमाल करोगे, बेसिकली मुझे उसका मतलब नहीं पता है, कुड यू जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर। और मुझे क्लियरली ये लगता है कि यार यहाँ पे बहुत मजाक उड़ गया उनका, लेकिन ये बहुत ही हम्बल तरीका था किसी को ये बताने का कि देखो मुझे मतलब नहीं पता है, मुझे गलत आंसर वगैरह नहीं देना, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे इसका मतलब बता दो। आई थिंक दैट वाज समथिंग हम्बल। इसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए था, क्योंकि कंटिजेंट का मतलब मेरे ख्याल से पूरे देश में बहुत कम लोगों को पता था। इसको एक रिलीजियस फिर से वो बना दिया कि देखो हमें पता है, तुमको लगता था हमें नहीं पता है। लेकिन जावेद साहब को क्यों मजाक उड़ाना, बिकॉज उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया ऐसा, या फिर आई डोंट थिंक सो, मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है। कंटिजेंसी और इन्फिनिट रिग्रेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। उसका रिप्लाई कहते हैं जावेद साहब, क्यों रुक जाते हो, चलते जाओ, गॉड पे क्यों रुकना है भाई, ऐसे ही चलते जाओ। हम लोग रैंडमली पैदा हुए, यूनिवर्स भी रैंडमली बन गई। और उसके बाद 5th पॉइंट आता है मल्टीवर्स, बिग बैंग एंड डिपेंडेंस। वो कहते हैं कि भाई हम बिग बैंग से आए थे, अब आपको क्या पता बिग बैंग से पहले क्या हुआ वगैरह वगैरह, तो कैसे आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो गॉड ही था। बिग बैंग के भी कुछ पीछे होगा, उसके पीछे भी कुछ होगा। तो वही चीज़ है कि इन्फिनिट रिग्रेस वाला पॉइंट वो समझ नहीं पाए, इवन इफ कंटिजेंसी वाला कहीं ना कहीं अगर उनको कहीं ना कहीं समझ में भी आया हो। फिर 6th पॉइंट, ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म क्वेश्चन, ठीक है। जावेद साहब ये कहते हैं कि जो रिलीजन है वो क्लेम करता है कि इंसान बेस्ट ऑफ क्रिएशन है, राइट। और ये कौन सा रिलीजन करता है, इस्लाम करता है। तो मैंने यहाँ पर नोट किया कि बार बार इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे। वी आर द बेस्ट ऑफ क्रिएशंस बेसिकली, ऐसा कुरान हमें कहता है। तो वो उस आर्ग्यूमेंट को लेके आते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम बेस्ट ऑफ क्रिएशन हो भाई, तुमको सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके बाद आ जाते हैं शमाइल साहब, वो कहते हैं कि भाई अगर हमें पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, yes we are the best of creations, but because we have not been told the exact process of the whole existence from 1 to 2 to 3 to 4 does not mean that we are supposed to conclude there is no god. That was his point, okay. burden of proof वाला पार्ट आ जाता है, जहाँ पर एक डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, एक तरह से बहस हो जाती है कि भाई देखो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे नहीं है, आप पे है। और उसके बाद शमाइल साहब कहते हैं देखो मैंने कंटिजेंसी आर्गूमेंट रख दिया, लेकिन आप उसको अगर कुछ तोड़ देंगे उसका, तभी जाके हम बिलीव करेंगे ना कि आपने उस बर्डन ऑफ प्रूफ को हटाया अपने ऊपर से। इस डिबेट में बैठने का क्या मकसद है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा शमाइल साहब ने नहीं कहा। मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि वो बोल रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर नहीं है।
लेकिन वो पॉडकास्ट पे या फिर वो उस स्टेज पे बैठे हैं जहाँ पर वो यही प्रूव कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या। अगर आप बोल रहे हो मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है तो आप वहाँ बैठ के बोल क्या रहे हो? दैट्स माय क्वेश्चन। एनीवेज, 9th पॉइंट, स्क्रिप्चर्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ ईविल रेज्ड बाय जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब ये कहते हैं कि भाई ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, अब देखिए रिलीजन की बात हो रही थी, अब सीधा स्क्रिप्चर्स पे आ गए, ठीक है। स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें रेवलेशंस हो रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स के। इसमें ये चीज़ें अलग अलग क्यों हैं? मतलब ऐसा क्यों कंफ्यूज करना? एक स्टेडियम है फुटबॉल का, उसमें गॉड आके बोल देते कि देखो भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये मैं हूँ, तो फिर लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाता। ये क्या सिलसिला है? वो कहते हैं कि भाई सफरिंग जो है और इतना अत्याचार जो है उसको राइट अवे रोक क्यों नहीं दिया जाए? तो ये फिर से स्क्रिप्चर और रिलीजियस क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हूँ मैं थोड़ा सा इरिटेटेड था। जो असल प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर से स्टार्ट हो गई और इसके वजह से वो हारे भी जावेद साहब, और इसके वजह से हम जैसे लोग इरिटेट भी हुए उनसे, क्योंकि हम उम्मीद ज़्यादा कर रहे थे। यही चीज़ आप मेरे ख्याल से रील पे हर जगह पे देख रहे होंगे कि हुआ क्या। तो इस वाले वीडियो में आपको वो एनालिसिस मैंने दे दी कि एक्चुअली में लोग इरिटेट क्यों हो रहे थे। ये वाला पॉइंट है क्रॉस एग्जामिनेशन का, जिसके बाद से पूरा आउट हो गया। फिर पॉइंट नंबर 10, शमाइल साहब हमें ये कहते हैं कि भाई देखो आप स्क्रिप्चर्स की बात मत करो, आप स्टिक करो टॉपिक पे, डज गॉड एग्जिस्ट। स्क्रिप्चर्स की जो बात है हम किसी और राउंड पे डिस्कस कर देंगे, वो आज का टॉपिक नहीं है, और आप स्टिक करिए अपने आर्ग्यूमेंट पे, जो कि बहुत सही जवाब था। लेकिन फिर एक छोटी सी स्लिप होती है यहाँ पर, और वो क्या होता है, शमाइल साहब गॉड के विजडम को समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाई गॉड का जो विजडम है आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम सोचते हैं कि गॉड इज़ द ओनली मर्सीफुल, द ओनली पावरफुल, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गॉड इज़ ऑल्सो द ऑल वाइज। वो बहुत समझदार है। मतलब जो चीज़ हमें नुकसानदायक लग रही है हमारे लिए, हो सकता है उसमें या तो हमारी कोई भलाई हो या तो वो हमारे लिए एक लेसन हो। यानी कि ये कि गाज़ा में जो हो रहा है, या दुनिया में, सिर्फ गाज़ा में नहीं, बहुत जगहों पे बच्चे मर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ अगर हो रही है ना, तो इट माइट बी अ लेसन फॉर अस व्हाट वी आर लैकिंग। ये जो पॉइंट था वो अगर नहीं कहते ना, तो Q&A सेक्शन में जो गाज़ा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए, एक साहब तो बहुत गुस्से भी हो गए, वो नहीं आते और लोगों को रील्स बनाने का मौका नहीं मिलता। फ्री विल से रिलेटेड हम सब ने नोट किया कि हुआ क्या प्रॉब्लम वहाँ पे। आप एक ऐसे इंसान को फ्री विल समझाने लग गए या फिर गॉड का विजडम समझाने लग गए जो गॉड में बिलीव ही नहीं करता, तो इसका कोई एंड नहीं है, राइट। वो कैसे समझेगा कि भाई गॉड क्रिश्चियन के या फिर हिंदूज़ के या मुस्लिम्स के या जुडाइज़म के, किसी के भी गॉड कोई चीज़ क्यों करते हैं जब वो बिलीव ही नहीं करता कि गॉड एग्जिस्ट करता है। ही विल ऑलवेज फील कि भाई ये मुझे गलत लगता है, तो इस भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड। तो आप यही नोटिस करिएगा। पॉइंट नंबर 11 में फिर आ जाते हैं, जहाँ पर शमाइल साहब ये कहते हैं कि एक डॉक्टर की एनालॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कहते हैं जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता है, हमें दर्द होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और वो कहता है कि आप डॉक्टर को क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर जो है वो उसकी विजडम है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक वैसे ही हम गॉड की विजडम को टेस्ट करते हैं, टेस्ट नहीं, ट्रस्ट, सॉरी। पॉइंट नंबर 12, जावेद साहब का मॉरल ऑब्जेक्शन यहाँ पर जाग जाता है। वो कहते हैं कि भाई अगर चिल्ड्रन आर डाइंग, वो कहते हैं कि भाई हमें ऐसा विजडम नहीं चाहिए, अगर बच्चे मर रहे हैं तो फिर दैट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर जो है पढ़ा लिखा होता है, खुदा का नहीं पता। उसके बाद वो कहते हैं कि ईवल का होना ज़रूरी नहीं है ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि अच्छाई क्या है। वो ये कहते हैं कि अगर रेप होगा तभी पता चलेगा कि औरत की इज्जत करनी है, अगर आपका मर्डर कोई कर देगा तभी पता चलेगा कि भाई मर्डर करना गलत है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है मॉरल बेसिस पे। और अगला काउंटर हमारे शमाइल साहब ये कहते हैं कि फ्री विल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक हर इंसान में ऊपर वाले ने दे रखी है। अब वंस अगेन आई वुड से वो ज़रूरी नहीं था। फ्री विल का जब टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया, वहाँ पर सेकंड स्लिप हो गया। फ्री विल के बारे में अगर बात करनी होती तो उस इंसान से करनी चाहिए थी जो गॉड में बिलीव करता हो, वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी रिलीजन का हो, फ्री विल से रिलेटेड आप उनसे बात करते ज़्यादा समझ में आता। लेकिन एक सैडिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल किया गया Q&A के सेक्शन में इसी टॉपिक को उठा के। एनीवेज, वो कहते हैं कि भाई फ्री विल एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाले ने दे रखी है, और जैसे एक चाकू है, उसको कोई बनाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मर्डर का, लेकिन जो उस चाकू का इस्तेमाल करके मर्डर करता है वो रिस्पॉन्सिबल है। और वो फिर Q&A का भी एग्जांपल देते हैं कि भाई मैं टेस्ट ले रहा हूँ, तो अगर मैं एक टीचर हूँ और एक स्टूडेंट को मैंने MCQs दिए और उसमें से मैंने एक आंसर गलत डाला, तो फिर मैं गलत नहीं हुआ, जो उस गलत आंसर को टिक करेगा वो गलत होगा। तो ये भी बहुत ही एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू डज गॉड एग्जिस्ट। वो हो क्या रहा है कि शमाइल साहब जावेद साहब के काउंटर्स को, या तो वो बोर हो गए कि भाई ये बंदा तो पॉइंट की बात कर ही नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा रिलीजन और स्क्रिप्चर्स या जो कुछ भी है थोड़ा सा वो समझा देते हैं, या तो वो 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए स्लिप हुए
उनको लगा कि भाई इस बंदे को कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस मिल जाएगी कि हाँ विजडम इस तरीके की होती है तो अच्छा गॉड एग्जिस्ट करता है। लेकिन द फैक्ट इज फ्री विल को भी अगर आप मान लीजिए और जावेद साहब एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई फ्री विल का कॉन्सेप्ट मिशन में आ गया, और अगर आप ये भी समझ जाएं कि गाज़ा में बच्चे क्यों मर रहे हैं, और अगर आप ये भी समझ जाएं कि भाई ऊपर वाला कोई भी गलत काम अगर आपको अलाउ करता है तो क्यों करता है, इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ भी जाए ना, तब भी ये प्रूव नहीं होता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाता ना, तब भी कुछ लेना देना नहीं था इसका, राइट वो गॉड की विजडम को समझने वाली बात है भाई। अब गाज़ा में जितने सारे बच्चे मर रहे हैं, मैंने देखे हैं, आपने देखे होंगे कितने सारे वीडियोस जिसमें वो बच्चे ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले मेरा बच्चा मर गया है, मुझे भी टेस्ट कर, आई एम प्रेजिंग यू, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, अब मैं भी रेडी हूँ, यू नो वट एवर यू वांट टू टेस्ट मी विद। तो ऐसे लोग हैं जिनका ईमान इतना बढ़ रहा है, जो Q&A में आपको देखने को मिला होगा। हीटेड अप हो जाती है। पॉइंट नंबर 14 में जावेद साहब अक्यूज़ करते हैं शमाइल साहब को कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भाई फ्री विल का जो आपने इंट्रोडक्शन अभी भी दिया कि जो इंसान मर्डर कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, गॉड नहीं है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि ऊपर वाला ही लाइफ देता है और डेथ देता है? आप ये क्यों कहते हैं फिर? मेरी मौत अगर हो गई तो इसके लिए ऊपर वाला रिस्पॉन्सिबल है, जिसने मेरा मर्डर किया वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऊपर वाला तो हिदायत और मौत दोनों देता है, उसने क्लेम किया है। तो आप देख रहे हैं फिर से स्क्रिप्चर्स की बातें हो रही हैं। इसका मैं अगर कॉमेंट्री में जवाब दूं तो बेहतर रहेगा। पॉइंट नंबर 15, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पर शमाइल साहब वापस ट्रैक पे फटाक से आ जाते हैं। उनको रियलाइज़ होता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था, या फिर मैंने बोला था क्रॉस एग्जामिनेशन में बात करूंगा, उस पर ही बात करनी चाहिए, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो पॉइंट नंबर 15 पे ही गेट्स बैक ऑन ट्रैक एंड ही सेज कि देखिए ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है उसको आप एक्सप्लेन करिए मुझे, कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, ईवल या गुड को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। और वो कहते हैं कि भाई आपने इसका जवाब नहीं दिया है, आप मुझे डिफाइन करके दिखाइए ईवल को बिना गॉड के। तो पॉइंट नंबर 16 पे टॉपिक है जावेद सोशल मेजॉरिटी बेस्ड मॉरलिटी, जो सबसे ज़्यादा वायरल हो गया। जावेद साहब ये रिप्लाई देते हैं कि सोसाइटीज़ जो है वो फैमिलीज़ और नेशंस और गवर्नमेंट्स और बॉडीज़ से रिलेटेड जो है चलती हैं, जो वो डिसाइड करती हैं और जो उनको ठीक लगता है, जो आपस में एग्रीड होता है और जो उनको देख के लगता है ये गलत लग रहा है ये सही लग रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड करती है। और फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई ये सही है या गलत है, तो फिर वो फंस जाते हैं। पॉइंट नंबर 17, शमाइल्स काउंटर, मेजॉरिटी कैन बी रॉन्ग। वंस अगेन बैक राइट ऑन ट्रैक। शमाइल साहब कहते हैं कि भाई देखो, अगर हिटलर जो है वो जूस को मार चुका है इतने सारे और लोग उसको जस्टिस कहते हैं, तो क्या आप उसको जस्टिस कहोगे? तो बोलते हैं कि भाई बिल्कुल नहीं। जावेद साहब रिप्लाई करते हैं लेकिन उस टाइम में प्लैनेट की जो मेजॉरिटी थी वो ऐसा मानती भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर पूरी प्लैनेट की मेजॉरिटी खुदा को मानती है तो आप क्यों नहीं मानते? सो दैट इज़ द होल स्टोरी हेयर। ये कहाँ पर फंसे? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वाले क्वेश्चन पे। तो 3 टॉपिक्स, कंटिजेंसी, इन्फिनिट रिग्रेस, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, ईवल को बेसिकली आप कैसे डिफाइन करोगे विदाउट गॉड। ठीक है, मैंने 4 उंगली दिखाई, 3 दिखानी थी। तो फिर अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, 18th, मेजॉरिटी एंड बिलीफ इन गॉड। शमाइल पॉइंट्स आउट दैट इफ मेजॉरिटी कंसिस्टेंस दैट स्टैंड आउट, मच ऑफ द प्लैनेट एक्सेप्ट्स गॉड, जो मैंने आपको अभी बताया। 19th, which is the final point of this cross examination, stakes left for cross examination is the topic. The exchange ends with both of these people flagging out contingency and objective morality points for later cross examination, and with unresolved tension over free will, responsibility and the moral problem of suffering. Okay, बी वेरी केयरफुल है। शमाइल साहब को स्कोर करेंगे, उसके बाद हम जावेद साहब को स्कोर करेंगे। एविडेंस के तौर पे वी विल गिव 2 पॉइंट्स टू शमाइल साहब, क्योंकि उन्होंने जो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फिनिट रिग्रेस को फिर से क्लेम किया यहाँ पे, और जो उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए बेसिकली डॉक्टर या फिर वो जो नाइफ मेकर का कि भाई चाकू जिसने बनाया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसने मारा वो है, वो सही काउंटर्स थे। बट वंस अगेन इट वॉज ऑफ टॉपिक, बट देवर एविडेंसेज ऑन बोथ द साइड्स। मतलब कोई ही ऐसा इंसान होगा जो इसको समझ नहीं पाएगा अगर 1000 बार भी उसको सुनाएं या समझाएं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फ्री विल से रिलेटेड मैं जवाब दूंगा कमेंट्री सेक्शन में, तो वो ज़रूर देखिएगा। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि एविडेंस के लिए मैं क्यों दे रहा हूँ। एविडेंस के लिए 2, लॉजिक के लिए 1, आई एम गिविंग हिम 1 फॉर दैट, क्योंकि उन्होंने फिर से जस्ट लाइक आई सेड नेसेसरी बीइंग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको अच्छे से जस्टिफाई किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ पे। ही मीट्स हिज बर्डन बाय प्रेजेंटिंग हिज आर्ग्यूमेंट। वो बार बार कहते हैं कि देखो आप मुझे रिफ्यूट करो,
मैं चैलेंज आपको करता हूँ, लेकिन आप उसको एग्री या फिर उसको आप काउंटर नहीं कर रहे। उसके बाद फोर्थ, डायरेक्ट आंसरिंग, वाई स्टॉप एट द रिग्रेस। वो कहते हैं कि भाई रिग्रेस पे क्यों रुक जाना है, या फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है ईविल के लिए, और आप मोरालिटी को कैसे डिफाइन करते हो। इन सारे सवाल के जवाब शमाइल साहब ने दिए, इसीलिए उनको इसके लिए भी 1 पॉइंट। और उसके बाद जो क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर उनके पॉइंट्स कटे हैं, और मैं उनको 0.5 दूंगा आउट ऑफ 1, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2 पॉइंट्स, विजडम को एक्सप्लेन करना गॉड के, और फ्री विल को एक्सप्लेन करना गॉड के सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को एक्सप्लेन करना ऐसे इंसान को जो गॉड में बिलीव नहीं करता। व्हेन द टॉपिक इज डज गॉड एग्जिस्ट, आई थिंक वो ऑफ टॉपिक चले गए, बट वंस अगेन वो ऑफ टॉपिक इसीलिए गए क्योंकि सामने वाले ने ऑफ टॉपिक सवाल पूछा। द ओनली पॉइंट इज यू हैव टू स्टिक टू द आर्ग्यूमेंट, एंड फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। भाई मैं भी देखता हूँ शार्क टैंक। तो एनीवे 0.5 विल कट इट आउट। आंसर्स अच्छे थे इसीलिए 0.5 दे रहा हूँ। द टोटल इज स्टिल 5, इसीलिए 5 आ रहा है क्योंकि एविडेंस के लिए मैंने 2 दिया था उनको, एंड लाइक आई सेड एविडेंस के अपने फ़ायदे हैं। अगर आपका कहीं पॉइंट कट जाता है तो एविडेंस आपको बूस्ट कर देता है, एंड एविडेंस इन्होंने क्लियरली रखे थे क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन है, प्रेशर यहाँ पर काफ़ी टेस्ट होता है किसी इंसान का, और उन्होंने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है, और जो 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया उस पर स्टिक किया, एंड that's why I think the cross examination went very well for him. On the contrary, let's do it for Javed Saab. Are you guys ready? Let's score evidence. सबसे पहले 0 for evidence, ठीक है। जो बिग बैंग, सफरिंग, मेजॉरिटी, मॉरालिटी उन्होंने बताई, मल्टीवर्स के बारे में उन्होंने बताया, ये सारी चीज़ें डज गॉड एग्जिस्ट से रिलेटेड कोई एविडेंस प्रूव नहीं कर पा रही हैं। फिलॉसफी से रिलेटेड भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं पूरे आर्ग्यूमेंट में। और अगर इन्होंने कुछ बिगनिंग में कहा होता, जैसे मेरे शमाइल साहब को पॉइंट्स दिए हैं, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया, अगर कुछ ऐसा रखा होता और वो यहाँ पर भी वैलिड रहता जो शमाइल साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर एविडेंस के पॉइंट्स मिल जाते, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो येस, इट्स 0 हेयर। लॉजिक के लिए भी 0 है, क्योंकि वाई मस्ट वी स्टॉप एट गॉड, इलॉजिकल, रिजेक्ट्स द स्टॉपिंग ऑफ द रिग्रेस विदाउट शोइंग रिग्रेस इज कोहेरेंट। मतलब वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि रिग्रेस जो है उसको कंटिन्यू रहने दो, रुकने की ज़रूरत नहीं है। उस आइडिया को ही पूरा उन्होंने रिफ्यूट कर दिया, लेकिन कोई एविडेंस रखा ही नहीं हमारे सामने जिससे हम उनकी बात को समझें, राइट। तो लॉजिक के लिए भी 0 हो गया, और बर्डन ऑफ प्रूफ 0। वंस अगेन उन पर बर्डन था, उन्होंने इसको नहीं डील किया, उन्होंने ना ही कोई काउंटर एग्जाम्पल दिया बर्डन को हटाने के लिए। इनफैक्ट बहुत क्लियरली हमें समझ में आ गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव बर्डन क्या होता है। अगर कोई भी इंसान नेगेटिव क्लेम भी कर रहा है एट अ पॉइंट व्हेन देयर इज़ अ रीज़न, उसको वो भी रिफ्यूट करना चाहिए, जो कि वो कर नहीं रहे थे। डायरेक्ट आंसरिंग वंस अगेन 0 फॉर दैट एज वेल, क्योंकि उन्होंने जो सवाल पूछे यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है या नहीं है, इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में पूछा, उसका मतलब भी समझाया, वो टॉपिक को शिफ्ट करते गए। सो 0 फॉर दैट। देन फाइनली क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, आई विल गिव हिम 1 फॉर दैट। तो बेसिकली 1 आउट ऑफ 5। क्यों दिया क्लैरिटी के लिए अगर आप पूछे तो इमोशनली बहुत क्लियर थे, ठीक है, और क्वेश्चंस जो पूछ रहे थे वो समझ में आ रहे थे, ठीक है। नए नए क्वेश्चन से कुछ रिपीट किया होता तो फिर यहाँ पर भी 0 मिल जाती, लेकिन वो बहुत इमोशनल होके क्लैरिटी से अपनी बातों को रख रहे थे और लोग हिट हो रहे थे। मुझे किसी ने ऑडियंस से ये भी बताया, हमारे एक हैं कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छे, वो कह रहे थे भाई हम ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे रो दिए थे। तो चलो उसके लिए विल गिव हिम 1 पॉइंट, सो दैट्स 1 आउट ऑफ 5। एंड येस, वी आर डन नाउ। क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ डन। फाइनली क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। चिंता मत करिए, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा क्योंकि क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट जो था सिर्फ 5-5 मिनट का था। सबसे पहला क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था हमारे शमाइल साहब का, जो कि अनआंसर्ड कंटिजेंसी एंड मॉरल फाउंडेशन उसका टॉपिक था। वो 1 घंटा 16 मिनट 26 सेकेंड से स्टार्ट होता है, और वो ये कहते हैं कि भाई देखो मैंने अपना आर्ग्यूमेंट रख दिया है, मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है, ना ही कंटिजेंसी का, ना ही इन्फिनिट रिग्रेस का, ना ही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। वो कह रहे हैं मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज़ इर्रेशनल। ISIS की बात हो रही है यहाँ पे, और स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है यहाँ पे, रिलीजन की बात हो रही है। अगर आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ईविल को अगर आपको डिफाइन करना है तो वो सिर्फ गॉड के थ्रू है, गॉड के थ्रू है, गॉड के थ्रू है। दैट्स द एंडिंग आर्ग्यूमेंट, ओके। एंड नाउ वी आर गोना क्विकली रेट दिस। वी आर गोना गिव इट वंस अगेन 1.5 आउट ऑफ 2, क्योंकि ऐसा कुछ एंड में अगर उन्होंने दे दिया होता ना, एंड में कुछ नया दे दिया होता तो ख़त्म ही हो जाता, फुल मिलते। लेकिन ऑफ कोर्स पूरे डिबेट का एक समराइज़ हो रहा है हमारे सामने। क्लोजिंग आर्गुमेंट्स में अक्सर दूसरे डिबेटर्स को अगर आप देखेंगे वो कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है लोगों पे।
और आई थिंक फॉर दैट रीज़न 1.5 लॉजिकल चेन के लिए भी उनको 1 पॉइंट मिलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए भी उनको 1 मिलता है। वो बता देते हैं कि भाई मुझे जवाब जो देने थे मैंने सारे दे दिए, इन्होंने नहीं दिए। डायरेक्ट आंसरिंग बिल्कुल 1, क्योंकि वो सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं एक ही जगह पे। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स क्लैरिटी के लिए भी 1, बिकॉज वो जानते हैं कि ही हैज़ ऑलरेडी वन द डिबेट वेरी क्लियरली, बिकॉज ही हैज़ गॉट अ 5 ऑन दिस वन फ्रॉम माई एंड। आप उनको स्कोर करिए अपने हिसाब से, और आप अभी से ही फील कर चुके हैं कि मैं अगर नहीं भी स्कोर करूं अगला वाला राउंड जावेद साहब के लिए तो भी वो हार जाएंगे। सो द बेसिक आउटकम इज़ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट 2 फ्रॉम जावेद साहब। 5 मिनट का टॉपिक है गॉड, ईविल एंड द एंड ऑफ बिलीफ। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 hour 18 minutes 42 seconds एंड 1 hour 21 minutes 52 seconds। जावेद साहब ये कंक्लूड करते हैं कि जो पूरी दुनिया है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है, गॉड्स की एग्जिस्टेंस जो है, उसको फिगर आउट करना मीनिंगलेस है अगर हम इस दुनिया की एग्जिस्टेंस को ही नहीं फिगर आउट कर पा रहे। ये जो वर्ड मेटा है और फिजिकल है, ये उन लोगों ने दिए हैं जिनको ना मेटा पता था ना फिजिकल पता था। वंस अगेन फिलोसफिकली इट साउंड्स ह्यूमरस, लेकिन भाई मेटाफिजिकल कोई टर्म है तभी कहा जा रहा है, आपको नहीं पता तो अलग बात है, इतना इरिटेट होने वाली बात नहीं है। सो ही अपील्स दैट हिस्ट्री इज़ द रीज़न वाई ऑल द एविडेंस इज मेकिंग सेंस टू हिम। वो कहते हैं कि भाई हिस्टोरिकली ये हमें दिख गया और हमने उसको करेक्ट कर दिया तो हमें पता चल गया गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। वंस अगेन इट वॉज ऑल ऑफ दिस, ही क्वेश्चंस वाई गॉड इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन, वाई व्हेन एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स इन द यूनिवर्स एंड इज सेट टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, आर्ग्यूइंग देयर इज नो एविडेंस टू जस्टिफाई स्टॉपिंग द चेन एट अ टाइमलेस स्पेसलेस गॉड, एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग एंड्स। ऐसे करके ये आर्ग्यूमेंट ख़त्म करते हैं। तो वंस अगेन एविडेंस 0, लॉजिकल चेन 0, बर्डन ऑफ प्रूफ 0, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, डायरेक्ट इंगेजमेंट विद द ओपोनेंट आई वुड से 1। वो बताना तो चाह रहे थे उसको कि भाई देखो ये जो तुम कह रहे हो ना इन्फिनिट रिग्रेस कॉन्टीजेंसी, जबकि कोई रिप्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी कोट कर रहे हैं उसको, वो बोलना चाह रहे हैं, इग्नोर नहीं किया पूरी तरीके से, वरना तो बहुत बुरा हाल होता उनका। 1 और लास्टली क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी 1। सो आई विल गिव हिम 2 out of 5 सिर्फ क्लैरिटी के लिए और वापस जवाब देने के लिए, जबकि एविडेंस, लॉजिक, बर्डन तीनों गायब था उसमें। तो इसमें बेसिकली नंबर्स तो मिलने चाहिए कुछ सीखने के लिए, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न। ये नंबर्स आपके लिए, मेरे लिए सीखने के लिए हैं, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एविडेंस, लॉजिक, बर्डन, ये 3 चीज़ें हैं, ऐसी लॉजिक टैग्स हैं जिसकी वजह से ही कोई जीतता हारता है। क्लैरिटी और डायरेक्ट आंसरिंग इज़ अ गुड टूल बट नॉट द इम्पॉर्टेंट वन व्हेन कंपेयर टू दैम। फाइनल स्कोर है वो स्क्रीन पे है। आप लोग का जो स्कोर आया है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से किसने किसको क्या स्कोर दिया, और इससे हमारा एकेडमिक लर्निंग बढ़ेगा, इससे आप जजमेंट कर पाएंगे बेहतर, और इससे आप क्रिटिकल थिंकिंग भी अपने अंदर ज़रूर डेवलप करेंगे, और दुनिया के किसी भी डिबेट को आप इस लॉजिक टैग से कोशिश करेंगे अगर समझने की, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप भूलेंगे नहीं। So I hope that this video helped you in that sense, and yeah, it's a win for Shamail Sahab. We all know what happened. We all know that मुझे ये बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। I'm just an audience. मैं मामूली एक कॉन्सेप्ट को लेके आया। Now we'll go on to the next room, which is the commentary section. Commentary on Mufti Shamail Sahab and commentary on Javed. हाँ, आ जाओ उमर, आजा। उमर भाई जो है ना अपने, ये वेट कर रहे थे। बताइए, कमेंट्री सेक्शन आ गया, देखिए परफेक्ट टाइमिंग देखिए। उमर भाई सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आइए, अच्छे से सलाम करिए। आइए आइए भाई, अरे अच्छा लग रहा है कपड़े भाई, माशाल्लाह। आइए, कैसे हैं उमर भाई आप? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सबको बताइए कि आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्री। तो आपने देखी नहीं अभी तक, है ना? वो मैं करने वाला हूँ। क्या? एक सेकंड। छी, ये क्या चल रहा है? टॉम एंड जेरी? तू जा भाई, टॉम एंड जेरी देख भाई। तो हम बात करते हैं डिबेट के बारे में अभी। तू टॉम एंड जेरी देख भाई, देख, बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत आगे जाएगा भाई। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग, चिल, रिलैक्स। बहुत काम करता है भाई, स्ट्रेस बस्टर, दैट्स ऑल। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। इस प्यारी सी बोतल को आप ध्यान से देखें, इसको टाइट किया जाएगा, और पता है क्या करूँगा मैं? इसके नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, अगर मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो फिर ये एक बिडेट की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, और इससे आप वज़ू भी कर सकते हैं। घुमाया यहाँ से तो स्प्रे निकलेगा,
इसको ऐसे करके घुमाया तो स्ट्रेट पानी निकलेगा. एवरी मुस्लिम शुड हैव इट. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इवन इफ यू आर नॉन मुस्लिम, यू कैन यूज़ दिस बॉटल. बेबीज़ हैं, उनको अगर क्लीन अप करना है, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर एन एडवेंचरर, यू आर स्लीपिंग, आप ये पाइप निकाल कर सकते हैं और ऐसे बटन दबाएंगे तो आप मुँह पे पानी जाएगा. इट्स रियली गुड. It's called the Azhari bottle. I don't know if you can see it. This was sent to me by Hassan, the founder, all the way from the United States. No wires, no battery, nothing. इसको आप ऐसे करके पानी भरने के बाद पंप करें and then just press the button. Moving on to the commentary section of this video. सबसे पहले हम शमाइल साहब की commentary करते हैं. Round 1, argument 1. I don't have anything to say. It was a very good presentation. Everything was perfect. सारे लॉजिक टैग्स अप्लाई किए थे. आई हैड नथिंग टू से ऑन दैट. राउंड 1 रिबटल 1 से रिलेटेड मैं सब्जेक्टिव मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सब्जेक्टिव मोरालिटी जो होती है ना, वो जैसे अभी एक गाड़ी जा रही है मेरे बगल में, वो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है, लेकिन किसी और कंट्री पे वो राइट हैंड साइड ड्राइव होगी. इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है. बस लोगों ने, मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि भाई ये चीज़ जो है हम इस तरीके से करेंगे. दूसरी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया हम उस तरीके से करेंगे. हमें और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. भले ही उस गवर्नमेंट में अगर आप कोई और गाड़ी लेके आ जाओगे जो किसी और साइड पे ड्राइव करती है, पे वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ड्राइव को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो पनिश होगा उस एक्ट के लिए, राइट. लेकिन दूसरी कंट्री में नहीं होगा और इससे आपको और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव मोरालिटी, जो बहुत ज़रूरी है. हमने बनाया है ये सिस्टम, राइट. तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या है? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ये है कि भाई किसी का अगर रेप हो रहा है तो कोई भी कंट्री हो, आप और मैं एग्री करेंगे कि ये एक ईवल एक्ट है. ये हमारे अंदर ही था. जब हम पैदा हुए थे, वी हैड समथिंग, व्हेन वी ग्रू अप वी हैड समथिंग, एंड दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, कि ये सही है और ये गलत है. तो गॉड के अलावा कौन आपको बता सकता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है? ये कहाँ से आया हमारे अंदर? दैट वाज द क्वेश्चन. और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी गॉड के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट से प्रूव ही नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि भाई मर्डर कर रहे हो किसी का, तो जाहिर सी बात है आपको ये बोला होगा उस बंदे को कन्विंस करने के लिए कि भाई मर्डर करना गलत बात है, डोंट मर्डर पीपल. वो बंदा कहेगा कि भाई आई एन्जॉय इट, मुझे मज़ा आता है, मेरा कंफर्ट है, मेरे पास पावर है, पैसा है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट थ्रू दिस, राइट. तो उसको कभी आप कन्विंस ही नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट लुक, गॉड इज गोना पनिश यू फॉर दैट, एंड इफ यू डू दैट यू गोना पे फॉर इट. You don't understand that when you die, your consciousness does not die. It's, by the way, a scientific study कि consciousness is like dark gravity. वो हमारे मरने के बाद भी रहती है. और अगर आप मर गए उसके बाद आपको ज़रूर इसका हिसाब देना पड़ेगा. And I feel like the biggest of the biggest leaders in the world actually believe in some or the other deity. So this is the point. ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को बिना गॉड कॉन्सेप्ट के या फिर हेल और हेवन के कॉन्सेप्ट के आप नहीं प्रूव कर सकते. इट्स एक्चुअली केओटिक. एंड आपको ये ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि रेपिस्ट को आप ये समझाएं कि रेप हो जाए तो हमें पता चले कि रेप करना गलत है. नहीं, दैट डजंट वर्क. रेप्स फिर भी हो रहे हैं और रिलीजन का लोग गलत इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं. तो होल फैक्ट इज़ दैट यू कांट. और लास्टली, फ्री विल. फ्री विल से रिलेटेड मैं इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि फ्री विल से रिलेटेड बहुत रील्स वगैरह बन गई. देखो, मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए मैंने आपको प्रूव कर दिया फ्री विल क्यों आदमी के अंदर इंस्टॉल करी गई है. मैंने मान लीजिए आपको प्रूव कर दिया, आपको मान लो समझ में भी आ गया. इससे क्या होगा? कौन से वाले रिलीजन के फ्री विल के कॉन्सेप्ट को आप मानोगे? क्योंकि फ्री विल तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, कोई से भी रिलीजन से हो आप जो चाहे कर रहे हो. अब आप जाहिर सी बात है कोई और कॉन्सेप्ट लेके आ जाओगे कि भाई फ्री विल नहीं है हमारे अंदर, हम ऐसे ही प्लान्ड थे, या कुछ नया रिलीजन अगर आप बना दो. सो ऑल दैट हैज़ टू हैव अ रीजनिंग. बट कोई भी आपको मना भी ले इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट डजंट प्रूव गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. जावेद साहब का एक सवाल बहुत अच्छा था कि भाई अगर मेरी मौत हो जाती है तो मैं मर्डर जो हो रहा है मेरा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान की है या फिर उस गॉड की है? क्योंकि गॉड तो क्लेम करता है कि मैंने जीवन बनाया, मैंने मौत बनाई. तो इसको समझने के लिए आई वॉज बॉर्न, आई एम गोइंग टू डाई, ऑब्वियसली, राइट. सो ये जो निज़ाम है उसकी बात हो रही है, अल्टीमेट कॉज की बात हो रही है, जो फ्लड आते हैं, जो एनिमल्स के साथ हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट देर इज़ ए सेक्शन कॉल्ड ईविल जो अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है. इस पे आपको फ्री विल का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है. द फैक्ट दैट गॉड डजंट हैव टू इंटरफेयर. किसी भी प्रॉब्लम को आपने बोला कि भाई दुआ करने से ऊपर वाले को सॉल्व कर देना चाहिए, तो फिर किसी इंसान को चूज़ करने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा किसी भी चीज़ को? और अगर चूज़ करने का ऑप्शन नहीं रहा तो फिर आप बाद में बोलेंगे कि भाई मुझे जज किस बेसिस पे किया जा रहा है, वाई शुड आई बी जज्ड? सो द फैक्ट इज़ दैट गॉड डज इंटरफेयर, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रुथ एंड हार्ड वर्क. इट डज नॉट मीन कि आपने बस बोल दिया और हो गया. आपके अंदर भी वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. द फेलियर ऑफ द लीडर्स
in a specific religion does not mean that God is not hearing. The leaders are responsible for doing an action which is told in that specific religion to be done, and we are not doing that. So our failures are also the reason why certain things are happening. और वो responsibility हमारी कौन देगा? You understand what I'm trying to say? Two causes, one is the ultimate cause, one is the intentional cause. क्या ऊपर वाला हमारी दुआ सुनता है? बिल्कुल, उसका जो benefit है वो आपको किसी और फॉर्म में ज़रूर दिख सकता है. उसका बेनिफिट आपको एक लेसन के तौर पे भी हो सकता है कि भाई लुक, आई एम बीइंग स्ट्रिक्ट विद यू फॉर अ रीज़न, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू ग्रो अप, यू नीड टू वर्क फॉर द सोसाइटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू डोंट हैव टू से कि भाई मैंने दुआ करी और वो सुनी नहीं गई क्योंकि वो हुआ नहीं. सुनना और होना, इसका विजडम आप जाहिर सी बात है उस अल्टीमेट पावर पे ही छोड़ते हो, राइट? द मोमेंट यू से इट इज़ एन अल्टीमेट पावर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ द अल्टीमेट पावर, नॉट यू. तो कौन है अल्टीमेट पावर? आप हो या ऊपर वाला है? कर नहीं रहे तो सुन नहीं रहे, या फिर सुन नहीं पा रहे, या फिर सुनने के लिए कोई नहीं है. इसको आप समझा नहीं पाओगे फ्री विल के कॉन्सेप्ट से. आई होप दैट मेक्स सेंस. आई डोंट वांट टू पुट द फेलियर्स ऑफ द लीडर्स ऑन द बर्डन ऑफ गॉड. अब आ जाते हैं जावेद साहब के कमेंट्री पे. आई डोंट हैव अ लॉट टू से. मैं बहुत बोल चुका हूँ. मैं सवाल ही पूछ लेता हूँ. शायद एनर्जी कम हो गई मेरी, इसीलिए. सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट था जावेद साहब का कि वो कॉमन सेंस को अपना स्टैंडर्ड मानते हैं, साइंस को नहीं. तो जावेद साहब से सिर्फ इतना ही पूछना है कि अगर कॉमन सेंस इतना ही कॉमन है तो कॉमन सेंस इतना कॉमन क्यों नहीं है? इफ कॉमन सेंस इज सो कॉमन जावेद साहब, देन व्हाई इजंट कॉमन सेंस सो कॉमन? जावेद साहब, मतलब आपके अंदर भी कॉमन होना चाहिए, मेरे अंदर भी, इनके अंदर भी. उमर साहब जो है हमारे टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, सबके अंदर कॉमन सेंस होना ही होना चाहिए, लेकिन वो कॉमन नहीं है. ठीक वैसे ही जैसे आपने डिबेट जीता नहीं है. दूसरा, आई एग्री विद एवरी हिस्टोरिकल एविडेंस, ठीक है, जो उन्होंने दिए. वो जो हिस्टोरिकल एविडेंस बेसिकली गॉड जुपिटर को मानने लगे लोग वगैरह वगैरह. फिर उन्होंने बताया स्टीम इंजन को बोला कि भाई गलत है, ठीक है, और जो अमेरिका में कुछ लोग कुछ बना रहे हैं और रोका जा रहा है रिलीजियस प्रैक्टिसेस से थ्रू. इन सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपने जो इतनी बड़ी रामायण रचना रची हमारे सामने, उससे कहाँ प्रूव हो जाता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं? नथिंग. Historical evidences that you have put explains the natural processes, but that does not prove that God does not exist. So tell me, how does this long story conclude that there is no God? I have no way to answer that question. By the way, this is just a humor way of speaking. I respect Javed bhai because a lot of people have started disrespecting him. ये बिल्कुल गलत है. आपने नोटिस किया होगा कि डिबेट के बाद शमाइल साहब ने उनका हाथ अपने सर पे रखा ताकि वो रिस्पेक्ट दिखा सकें. ऐसा ही आप सबको करना है. प्लीज़ डोंट फॉरगेट उनको डिसरिस्पेक्ट करना इसी आर्ग्यूमेंट में. मुझे नहीं पता उन्होंने बाकी डिबेट्स में क्या किया या क्या कहा, बट इन दिस डिबेट ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट शमाइल साहब एट ऑल. एंड आई जस्ट फील कि ये चीज़ आप सबको रियलाइज़ करनी है कि अगर उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट नहीं रखा होता तो आज इस देश में कोई क्रिटिकली नहीं सोच रहा होता या सीख रहा होता. अगर आपको वो नहीं दिखता तो यू नीड टू करेक्ट योर लेंसेज. इट्स अ फैक्ट दैट जावेद साहब के अंदर बहुत गट्स हैं. उन्होंने रिलीजन को, सिर्फ इस्लामिक नहीं, सारे रिलीजन्स को बहुत स्ट्रांगली कन्फ्रंट किया, अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने रखे. एंड दैट इज़ वेरी हार्ड इन अ कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव. इन द वेस्ट आपको ये स्ट्रीट्स पे होते हुए दिखेगा. मोहम्मद हिजाब, अली दावा, एंड ऑल दिस पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स. यू नो, शेख उस्मान, these are great people on the street trying to portray the best or trying to show what they believe and practice it because the government supports it. But in our country that's very rare and you need to respect that. और जावेद साहब का मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा जो मेरे ख्याल से मैं, आप, शमाइल साहब, हर कोई सीख सकता है. उन्होंने जिस तरीके से बात करी वो एक आम आदमी की तरह ही सोचने वाले तरीके में बात करी. फॉर एग्जाम्पल वो आए, उन्होंने कहा कि भाई आप चिंता मत करें, साइंस की मेरी नॉलेज बहुत मामूली है, आप उसकी फ़िक्र ना करें. फिर उन्होंने एक बात कही, इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं थी. इट वॉज़ नॉट करेक्ट टू मी. मैं उस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जो तरीका था ना वो लोगों को पसंद आया. सो इट्स नॉट वॉट यू से, इट्स हाउ यू से इट. और वो जावेद साहब से हम सबको सीखना है. क्योंकि जब शमाइल साहब बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है इंडिया में कहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है एक ख़तीब को या फिर एक स्कॉलर को बात करने का, तो वो प्रैक्टिस नहीं है कि स्टेज पे हम
डिलीवर कर पाएँ विदाउट प्रेशर। शमाइल साहब ने खुद एग्री किया है, आपने भी नोटिस किया होगा, ही वॉज वेरी नर्वस इन द स्टार्ट। बाद में शमाइल साहब के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि भाई मुझे तो ये भी आंसर पता है, ये भी आंसर पता है, एंड देन दैट टोन स्टार्टेड कमिंग कि नहीं, साइंस को अपना मॉरल स्टैंडर्ड बनाना इज़ नॉट राइट। उसके बाद वो बोलने लगे गॉड है, गॉड है, गॉड है। तो वो एक ऐसा टोन है जो एक बहुत हाई लेवल क्लैरिटी पे आता है और एक डोमिनेंट नेचर है। लेकिन जावेद साहब का बहुत ही अंदाज़ जो था अलग था, विच आई रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक कि अगर वो कॉम्बिनेशन हमारे अंदर आ जाए कि हम एकेडमिक स्टडी और एक इंटेलेक्चुअल स्टाइल और एक ह्यूमर स्टाइल को ले आएँ अपनी डिलीवरी में, तो बहुत ही बड़ी बात होगी। तो ये चीज़ सीखने वाली है। और वंस अगेन प्लीज़ ये मत जज करिएगा कि मैं जावेद साहब को डिफेंड कर रहा हूँ ऑन व्हाट ही सेड इन अदर डिबेट्स। सिर्फ इस डिबेट की बात कर रहा हूँ। एंड आई फील लाइक वो जो हाथ उनके ऐसे हिल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई वो काँप रहे थे, वो डर गए। ही इज़ एन एजड पर्सन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ डिसरिस्पेक्ट। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एनीबडी। आपने खुद देखा मैंने स्कोर कार्ड के ज़रिए किस तरीके से एक एक चीज़ को एनालाइज़ किया है, फैक्चुअली कोशिश करी है, आपको भी सिखाया है कि हम अनबायस्ड ओपिनियंस दें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्पेक्टफुल रहें, और मजाक उड़ाएंगे तो हमारा ही इंप्रेशन गलत जाएगा। आप खुद इमेजिन करिए, किसी को जाके ज़रूरत नहीं है अब जावेद साहब को ये कहने की भाई आपको बिलीव कर लेना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए। इतना कुछ हमारे साहब ने समझा दिया, ही हैज़ हिज ओन ब्रेन, ऊपर वाले की क्रिएशन है भाई, ही इज़ गोइंग टू यूज़ हिज ओन एथिक्स। क्या पता बिफोर हिज डेथ ही डज रियलाइज एंड ही एक्सेप्ट्स इट। तो इतना कुछ जो उनकी ज़िंदगी में हुआ, वो शायद ऊपर वाला कहे कि भाई ये तुम्हारा एग्जिस्टेंस का रीज़न था, ताकि तुम क्वेश्चन करो लोगों को, राइट, एंड पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऐसा कहाँ था पहले। और मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि ये अपॉर्चुनिटी शमाइल साहब को दी गई, क्योंकि शमाइल साहब ने एक मौलाना या फिर एक मदरसा में पढ़ने वाले जो लड़के हैं, उन लोगों की जो इमेज है उसको चेंज किया है। मैं या फिर कोई और कंटेंट क्रिएटर, मैं अभी फ़िलहाल तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ऐसा कुछ काम करते ना, हम लोग एक लड़के की इमेज के हैं कि हाँ भाई ये ऐसा पढ़ा है, वहाँ से पढ़ा है, वगैरह वगैरह, जैसा कुछ भी है। लेकिन जो लखनऊ से पढ़ के पूरे इंडिया के एक मदरसे का स्टेटस को हाई करे कि भाई ये सब भी हो रहा है, ये सब भी पढ़ाई हो रही है, हम इन सब चीज़ों पर भी फोकस करते हैं, ये जो कर सकते थे ना, वो सिर्फ शमाइल साहब थे। इसीलिए आई बिलीव गॉड गेव हिम दैट अपॉर्चुनिटी, एंड आई बिलीव दैट नोबडी एल्स कुड हैव डन इट बेटर एक्सेप्ट यासिर अलवाजिदी साहब। क्योंकि हमें पता है वो भी फॉर गुड रीजन्स ही हुआ, लेकिन यासिर अलवाजिदी साहब वहाँ पर बैठे थे सामने ही। आई एम हैप्पी विद दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आप लोगों को अगर नहीं पता है ना, तो आप क्रेडिट छीन रहे हैं और आप बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हैं। अगर यासिर अलवाजिदी साहब के पेज को आप फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू गोइंग टू लव हिम बिकॉज ऑफ द वे ही डिबेट्स एंड द काउंटर्स दैट ही गिव्स। आई एम अ ह्यूज फैन। मेरी बात हुई थी उनसे, बीच में कट गई, हम लोग एक पॉडकास्ट करने वाले थे, बट मे बी इंशाल्लाह वन डे व्हेन आई एम बैक टू इंडिया। आयरलैंड बहुत दूर है और मैं चाहता हूँ मैं उनके साथ बैठ के इंशाल्लाह बात करूँ इस पर। बट ही वॉज़ राइट देयर, और उनके सवाल में ही जो आंसर था आपने देख के समझ लिया होगा कि ही वॉज़ ऑन अनदर लेवल। एंड इन फैक्ट वो ट्रेन कर रहे थे 4 दिन से शमाइल साहब को, और बता रहे थे कि देखो इमेजिन करो कि मैं ही जावेद साहब हूँ, एंड ही वाज गिविंग काउंटर अटैक्स एंड एवरीथिंग बिकॉज ही हैज़ डन इट इन शिकागो एंड अदर प्लेसेस, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई फील कि यासिर अलवाजिदी साहब अगर स्टेज पे होते तो ये जो है वो ये हो जाता। लेकिन आई जस्ट फील एज अ पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक कि यासिर अलवाजिदी साहब को अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ उनके बारे में भी रिसर्च करिए, एंड यू लव हिम, and he was there, and he's a huge mentor and a teacher for me, Shamail Saab, and all the people in India that actually know what he does. Okay, Q&A से related मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अच्छे questions भी थे, ख़राब questions भी थे, but just don't make a sadistic approach towards what's happening in Gaza. Salahuddin al-Ayyubi, he conquered Palestine, और उस टाइम में उन्होंने सारे बच्चों को, सारे लेडीज़ को, सबको माफ़ कर दिया। इनफैक्ट जो क्वीन थी उनको भी जाने दिया, जो वहाँ के किंग थे उनको भी जाने दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि व्हेन वी आर इन पावर वी डोंट वांट टू किल पीपल। तो आई थिंक वो एक एग्जांपल है, और आज जो आप देख रहे हैं आपके सामने एक एग्जांपल है। आई थिंक टाइम ही आपको बताएगा कि अगले 10 साल में या 20 साल में गाज़ा में क्या होगा, उसका क्या हुआ और लोगों ने क्या सीखा, और उससे हज़ारों साल के लिए या फिर 100 साल के जब तक भी हमें क्या फ़र्क पड़ा। Anyways, so thank you so much for watching this video. That was pretty much it. I've debated an evangelist, a 41-year-old. उसका लिंक यहाँ पर होगा, आप अगर चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं एक्चुअली इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन वो डिबेट में तब्दील हो गया। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपना कूल डाउन रखूँ, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो क्लिक ऑन इट, वॉच इट। ही ट्राइड टू कन्विंस मी क्रिश्चियनिटी ही ट्रुथ है, और आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adil Ahmed and you're watching